हाय एवरीवन, इस चैप्टर के अंदर हम सीखने वाले हैं सीएसएस के और नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास बॉक्स मॉडल इन सीएसएस। अब बॉक्स मॉडल के अंदर हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जैसे हमारी हाइट प्रॉपर्टी हो गई, विड्थ हो गई, बॉर्डर हो गया, पैडिंग हो गई, मार्जिन हो गई। पर सबसे पहले बात करते हैं कि इस बॉक्स मॉडल का मतलब क्या होता है सीएसएस के अंदर। जब भी अपने ब्राउजर पर जाकर हम किसी भी पेज को इंस्पेक्ट करते हैं तो मैं इंस्पेक्ट पर जाऊंगी एंड अब मैं अपने एक एक सिंगल एलिमेंट को एनालाइज करूंगी। जैसे यहाँ पर ये सर्च विकिपीडिया का जो बॉक्स है ये मुझे एक रेक्टेंगल फॉर्म में दिखाई दे रहा है, बेसिकली एक बॉक्स फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस आइकन की बात करूं, विकिपीडिया आइकन की, तो ये भी इमेज एक बॉक्स के अंदर है। अगर इसके लोगो की बात करें तो ये भी इंडिविजुअल बॉक्सेस के अंदर है। क्रिएट अकाउंट ऑप्शन की बात करें तो ये भी एक बॉक्स के अंदर आता है, जो फिर एक लार्जर बॉक्स के अंदर है। एंड ये सारी इंफॉर्मेशन यानी क्रिएट अकाउंट, लॉगिन, ये दोनों भी अब एक बड़े बॉक्स के अंदर आते हैं। अगर हम साइड में नेविगेशन को देखें तो नेविगेशन भी इंडिविजुअल छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर जाता है एंड फिर पूरा एक बड़े डिव के अंदर स्टोर्ड है। तो इससे पता चलता है कि हमारे जितने भी वेब पेजेस होते हैं, चाहे विकिपीडिया नहीं, आप किसी और वेब पेज पर जाकर इंस्पेक्ट करें, हमेशा जो भी हमें एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, HTML एलिमेंट्स, वो सारे के सारे बॉक्स की फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं। बॉक्स की फॉर्म में ब्राउजर के अंदर हम उनको एनालाइज कर सकते हैं। एंड अगर आप ध्यान से देखें, इन बॉक्सेस के ऊपर आपको अलग अलग कलर्स दिखाई देंगे। जैसे सेंटर में मुझे ब्लू कलर दिखाई दे रहा है एंड उसके बाद एक बाउंड्री दिख रही है मुझे ग्रीन कलर की। अगर मैं थोड़ा सा और यहां पर जाकर एनालाइज करूं तो एक ब्लू कलर में मुझे कंटेंट दिखाई दे रहा है एंड बाहर की तरफ मुझे एक ऑरेंजिश कलर दिखाई दे रहा है। इसके नीचे जाऊं तो दोबारा से ब्लू एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन। अगर मैं इस वाले राइट साइड वाले बॉक्स को एनालाइज करूं, ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर दिख रहा है। अगर इस पूरे बॉक्स की बात करें तो ब्लू कलर एंड साइड में मुझे एक ऑरेंज बाउंड्री दिखाई देती है। तो ये जो अलग अलग कलर्स हैं, इनके ब्राउजर के लिए अलग अलग मतलब है। एंड ये सारे के सारे HTML एलिमेंट्स जो हमारे ब्राउजर के अंदर बॉक्स के अंदर दिखते हैं, इसी फिनोमिना को CSS के अंदर हम बॉक्स मॉडल कहते हैं। अब CSS के अंदर बॉक्स मॉडल का और डिटेल मतलब ये है कि आप कुछ भी बनाएंगे अपने वेब पेज पर, फिर चाहे वो एक पैराग्राफ हो गया हो, फिर चाहे वो एक हेडिंग एलिमेंट हो गया हो, या फिर एक बटन हो गया हो, या फिर एक डिव हो गया हो, स्पैन हो गया हो, सेक्शन हो गया हो, हेडिंग हो गया हो, कुछ भी आप एलिमेंट बनाएंगे HTML के अंदर, वो सारे के सारे एलिमेंट्स इवेंचुअली जो हमारा ब्राउजर है वो एक बॉक्स की फॉर्म में इंटरप्रेट करेगा। अब ये जो बॉक्स है इसके अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इस बॉक्स का एक एग्जांपल लेती हूँ। हर जो बॉक्स हमें दिखाई दिया है उसके अंदर एक हमारे पास कुछ बॉर्डर होता है। मैक्सिमम बॉक्सेस के अंदर हमारे पास बॉर्डर नहीं होता। कुछ कुछ बॉक्सेस में हम चाहें तो बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर जो भी बॉक्स बनेगा उसका जो भी बॉर्डर होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बॉर्डर प्रॉपर्टी। साथ के साथ बॉक्स के अंदर कुछ एरिया होता है जो खाली होता है। ये जो भी खाली एरिया होता है इसको हम पैडिंग कहते हैं। पैडिंग के अंदर चेंजेस लाने के लिए कि ये खाली एरिया कितना बड़ा या कितना छोटा हो, उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। एंड बॉक्स के अंदर हमारे पास जितना भी कंटेंट होता है वो हमारे कंटेंट एरिया के अंदर आता है। और ये जो कंटेंट होता है यानी जितना भी टेक्स्ट होता है या फिर जितनी भी हम इमेज दिखाना चाह रहे हैं किसी इंडिविजुअल बॉक्स के अंदर, उसकी अपनी एक विड्थ होती है यानी चौड़ाई होती है एंड अपनी एक हाइट होती है यानी लंबाई होती है। तो इस कंटेंट एरिया की विड्थ एंड हाइट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टीज। अब ऐसा तो है नहीं कि जो भी हमारा वेब पेज हमें ब्राउजर पे दिख रहा है उसमें सिर्फ एक ही बॉक्स है, हमारे पास मल्टीपल बॉक्सेस हैं। अब अगर मुझे दो बॉक्सेस के बीच की स्पेस को कंट्रोल करना है तो इस स्पेस को हम मार्जिन कहते हैं। और इस स्पेस को हम चाहें तो बॉक्सेस को दूर दूर भी रख सकते हैं, बॉक्सेस को पास पास भी रख सकते हैं। बॉक्सेस को दूर और पास रखने का मतलब है कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, HTML एलिमेंट्स को हम कितना दूर और कितना पास रख रहे हैं। अब मान लेते हैं मैंने अपने HTML पेज के ऊपर दो पैराग्राफ्स को क्रिएट किया, तो अब ये पैराग्राफ्स कितने दूर हैं या कितने पास हैं, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं मार्जिन। तो मार्जिन का काम होता है दो इंडिविजुअल जो बॉक्सेस हैं या दो इंडिविजुअल जो हमारे HTML एलिमेंट्स हैं वो कितने दूर या कितने पास हैं। अब इस चैप्टर के अंदर जब भी हम बॉक्स की बात कर रहे होंगे, एक तरीके से हम HTML एलिमेंट्स को बॉक्सेस कह रहे हैं, क्योंकि एट द एंड जो हमारा ब्राउजर है वो उनको बॉक्सेस की तरह ही इंटरप्रेट कर रहा है। एंड हम जो उनके अंदर ये 5 प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं, ये भी हम बॉक्सेस की फॉर्म में सेट कर सकते हैं। तो डिटेल में हम इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज को अपने बॉक्स मॉडल के लिए पढ़ने वाले हैं विद CSS। अब डिटेल में CSS के अंदर हम इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं अपने बॉक्स मॉडल के लिए। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम अपनी हाइट प्रॉपर्टी की। तो हमारा जो भी बॉक्स होता है उसके अंदर जितना भी कंटेंट है, कंटेंट यानी वो एक्चुअल पार्ट जो हमें दिखाई देता है, उसमें हमारे पास टेक्स्ट भी हो सकता है, उसमें हमारे पास इमेज भी हो सकती है,
उसमें हमारे पास कोई एंकर टैग भी हो सकता है एंड और भी डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। बट बेसिकली ये आपका वो एरिया है बॉक्स का जिसके अंदर कुछ आपको दिखाई दे रहा है। बाकी का जो एरिया है ये खाली स्पेस होती है एंड बीच वाला एरिया जिसमें कुछ भी दिखाई देता है हमें कंटेंट, उसको हम कंटेंट एरिया कहेंगे। अब इस कंटेंट एरिया की हम चाहें तो एक हाइट सेट कर सकते हैं। हाइट को सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस भी एलिमेंट के कंटेंट एरिया की हम हाइट सेट करना चाहते हैं उसको हम हाइट दे देंगे। हाइट प्रॉपर्टी को यूज करके उसके लिए हम कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी यूनिट्स की बात की है उसमें हमने एक ही एब्सोल्यूट यूनिट सीखा है विच इज माई पिक्सल्स। तो हम अभी के लिए सिर्फ पिक्सल्स के अंदर बात कर रहे होंगे। तो मैं हाइट सेट कर सकती हूँ अपनी 100 पिक्सल। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने अपने लिए CSS नाम के फोल्डर के अंदर एक index.html नाम की फाइल बना रखी है एंड इस फाइल को मैंने लिंक कर रखा है अपनी इस style.css नाम की फाइल के साथ। तो आप भी 2 इंडिविजुअल फाइल्स बना सकते हैं। इस index.html जिसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं ये ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए। तो आप चाहें तो साथ के साथ सेम फाइल पर भी काम कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो अपनी इंडिविजुअल कोई भी फाइल बना सकते हैं जिसमें आप सिमिलर एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। इस फाइल को जब आप ब्राउजर के अंदर खोलेंगे तो ऊपर हमें एक H1 हेडिंग दिख जाएगी। ये मेरा फर्स्ट डिव है जिसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट डाला है। ये मेरा सेकंड डिव है जिसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट डाला है एंड लास्ट में मैंने एक क्लिक मी बटन को बनाया है। इसी सेम चीज को HTML में देखेंगे तो एक H1 हेडिंग, ये मेरा फर्स्ट डिव एलिमेंट मैंने बनाया हुआ है, सेकंड डिव एलिमेंट मैंने बनाया हुआ है एंड उसके बाद मैंने अपने लिए एक बटन बनाया हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो मेरे डिव्स क्रिएट हुए हैं इसके लिए मैं इसकी हाइट चेंज करने वाली हूँ। मैं क्या करूंगी, style.css में जाऊंगी और जितने भी डिव्स हैं उनके लिए मैं अपनी हाइट सेट करने वाली हूँ। लेट्स सपोज 200 पिक्सल्स। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, ये मेरा अब इंडिविजुअल डिव बन गया, ये मेरा सेकंड डिव बन गया। और अब अगर मैं इस पेज को इंस्पेक्ट करूं तो मुझे दिखेगा कि इनकी हाइट काफ़ी बड़ी हुई है। इस पर जब मैं जाऊंगी तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे ब्लू वाला जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू कि उसके अंदर टेक्स्ट कितना लिखा हुआ है। ये जो ब्लू वाला एरिया है ये एक्चुअली मेरे डिव का कंटेंट वाला पार्ट है एंड सेकंड डिव पर अगर मैं जाऊं तो इसका भी ब्लू वाला एरिया काफी बड़ा है, इसका भी जो ब्लू वाला एरिया है ये मेरा कंटेंट का पार्ट है। तो हाइट प्रॉपर्टी का काम होता है मेरे कंटेंट वाले एरिया के लिए हाइट को बढ़ा देना। अब इसको एक तरीके से हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि जब भी मैं अपने HTML के अंदर एक डिव को क्रिएट करती हूँ, शुरुआत में अगर डिव के अंदर कोई कंटेंट नहीं है तो डिव की कोई हाइट नहीं होती। जैसे अगर मैं अपने डिव का कंटेंट ही हटा दूं, इसको क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं एंड इस कंटेंट को कमेंट आउट कर देते हैं। इसको करते हैं सेव। अभी भी स्टाइल के अंदर हाइट दी हुई है, अभी के लिए हाइट को हम हटा देते हैं, सेव एंड अब करते हैं रिफ्रेश। तो अब मुझे यहाँ पर डिव की जगह कुछ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि खाली डिव जिसके अंदर कंटेंट नहीं है उसकी कोई हाइट नहीं होती। पर जैसे ही मुझे डिव को अपने हाइट देनी है अलग से, उसको मैं क्या कर सकती हूँ, रिफ्रेश कर सकती हूँ। तो अब क्या हुआ, जो उसका कंटेंट वाला एरिया था उसे इंडिविजुअली अब कोई हाइट मिल गई है विच इज इक्वल टू 200 पिक्सल्स। अब जो भी कंटेंट इसके अंदर आएगा, इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, उसकी एक फिक्स्ड हाइट होगी जो बराबर होगी 200 पिक्सल्स के। अब मैं इस हाइट को चाहूँ तो कम भी कर सकती हूँ, इसको हम चाहें तो इसको हम 50 पिक्सल्स भी कर सकते हैं। रिफ्रेश, तो ये 50 पिक्सल्स की हाइट हो गई। इसको चाहें तो बहुत कम भी कर सकते हैं, मान लेते हैं 2 पिक्सल्स की हाइट मुझे देनी है डिव को। इसको करूंगी रिफ्रेश, तो बहुत कम हाइट के अंदर मेरा डिव क्या करेगा, सारे कंटेंट को फिट इन करने की कोशिश करेगा। एंड ऑब्वियसली जो अभी मैंने इसको हाइट दी है वो बहुत ही खराब है, तो इसको हम एक 100 पिक्सल्स की हाइट पर सेट करने वाले हैं जो कि ये हाइट होगी। तो जब भी HTML के अंदर मैं एक डिव एलिमेंट को क्रिएट करूंगी तो मेरे पास एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर बनेगा जो ब्राउजर के अंदर जाएगा एंड इस बॉक्स के अंदर जब तक कोई कंटेंट नहीं आएगा तब तक इसके अंदर खाली जगह है। अब मान लेते हैं मैंने जो अपना डिव क्रिएट किया, इस तरीके से HTML में जो भी मैं डिव क्रिएट करूंगी उसके अंदर ABCD में कोई कंटेंट लिखूंगी तो वो कंटेंट एक अलग से अंदर वाले बॉक्स के अंदर मुझे दिखाई देगा। ये अंदर वाला बॉक्स बनेगा एंड इसके अंदर मुझे ABCD लिखा हुआ दिखाई देगा। तो जो भी हाइट सेट होती है एक्चुअल में ये जो आउटर एरिया है और इसके अंदर जितनी भी चीजें आती है ये मेरा पूरा का पूरा डिव है, बट ये जो हाइट सेट हो रही है ये सिर्फ कंटेंट एरिया की होती है, पूरे डिव की हाइट सेट नहीं होती। एंड सिमिलर प्रॉपर्टी जैसे हाइट हमने देखी वैसी ही मेरे पास होती है मेरी विड्थ नाम की प्रॉपर्टी। जो भी मेरा कंटेंट एरिया होता है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, इसके अंदर जितनी भी चौड़ाई मुझे सेट करनी होती है उसको हम विड्थ प्रॉपर्टी की हेल्प से सेट करते हैं। तो जितना भी हम चाहते हैं कि वो फैले मेरी स्क्रीन के ऊपर उसको हम सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विड्थ। अब विड्थ को सेट करने के लिए हम अपने
अपना पिक्सल यूनिट यूज कर सकते हैं। तो जिस भी एलिमेंट के कंटेंट एरिया की मुझे विड्थ सेट करनी है उसके लिए मैं विड्थ प्रॉपर्टी को यूज करूंगी एंड फिर उस पर अपनी वैल्यू दे दूंगी। अब हाइट एंड विड्थ के लिए जरूरी नहीं आप पिक्सल में लिखें, हम दूसरे भी यूनिट्स यूज कर सकते हैं, हम एब्सोल्यूट यूनिट्स भी यूज कर सकते हैं, तो हम रिलेटिव यूनिट्स भी यूज कर सकते हैं। पर क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ पिक्सल्स पढ़ा है तो हम सिर्फ पिक्सल्स यूज कर रहे हैं। बाकी इस चैप्टर में बाद में जाकर हम डिटेल में और रिलेटिव यूनिट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। अब एक बार क्या करेंगे, अपने डिव की हम विड्थ सेट करने की कोशिश करते हैं। अभी के लिए बाय डिफॉल्ट मेरे जो डिव की विड्थ है वो पूरी स्क्रीन के बराबर है, बट मैं चाहूं तो इसको मॉडिफाई भी कर सकती हूं। इसको क्या करते हैं, विड्थ सेट करने की कोशिश करते हैं, विड्थ देते हैं 200 पिक्सल्स। तो एक तरीके से अब एक स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर मैंने बनाया है जिसमें विड्थ भी 100 है, मेरी हाइट भी 100 है। इसको पेज पर जाकर करते हैं रिफ्रेश, तो ये इस तरीके से डिस्टॉर्टेड मुझे दिख गया है। तो मुझे दिख गया है कि मुझे अपनी जो विड्थ है इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अपनी style.css के अंदर जाकर मैं अपनी विड्थ को सेट करने वाली हूँ टू लेट्स सपोज 200 पिक्सल्स एंड अपनी हाइट को भी बढ़ाकर हम कर देते हैं 200 पिक्सल्स की इक्वल। पेज पर जाते हैं, करेंगे रिफ्रेश, तो ये थोड़ा सा मर्ज हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी, अपनी विड्थ को बढ़ा दूंगी, इसको कर देते हैं 500 पिक्सल्स, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो इस तरीके से अब अगर मैं इंस्पेक्ट करूं तो मैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स पर जा सकती हूँ एंड फर्स्ट डिव पर जब मैं गई तो अब मेरा कंटेंट एरिया पहले क्या था, ब्लू पूरी स्क्रीन पर फैला हुआ था, बट अभी ब्लू क्या हुआ, ब्लू का एरिया कम हो गया, उसकी विड्थ कम हो गई। विड्थ क्यों कम हुई, क्योंकि अब मैंने विड्थ को डिक्रीज करके कर दिया है 500। अगर मैं इस विड्थ पैरामीटर को हटा दूं एंड फिर अपने पेज को रिफ्रेश करूं, अब क्या है, ब्लू पूरी स्क्रीन पर है। एंड इनफैक्ट जब मैं इस डिव के डायमेंशंस को देखूंगी, इस पॉपअप के अंदर मुझे डायमेंशन दिखाई दे रहा है विच इज 970 क्रॉस 200। तो 971 मेरी विड्थ है एंड 200 अभी मेरी हाइट है। नीचे वाले डिव के लिए भी 971 मेरी विड्थ है एंड 200 मेरी हाइट है, पर मैंने विड्थ को 971 से कम करके फिक्स कर दिया है 500 पिक्सल्स के इक्वल। तो अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब क्या साइज दिखा रहा है, अब साइज दिखा रहा है पॉपअप बॉक्स के अंदर 500 क्रॉस 200। इसके अंदर भी क्या दिखा रहा है, 500 क्रॉस 200। तो मैं अपने किसी भी एलिमेंट्स के लिए ब्राउजर पर जो मेरे डेव टूल्स है उसके अंदर अपनी हाइट एंड विड्थ को चेक कर सकती हूँ, विच इज करंटली 500 क्रॉस 200। ये जो ब्लू में एरिया दिख रहा है ये मेरा कंटेंट एरिया है, जहां मेरा सारा का सारा कंटेंट दिखाई दे रहा है। तो मेरा सारा टेक्स्ट मुझे इसी एरिया के अंदर दिखाई देगा। ये जो मेरा ऑरेंज एरिया है इसके अंदर टेक्स्ट नहीं जा रहा होगा। टेक्स्ट, इमेज या बाकी का जो भी कंटेंट होता है, फिर चाहे वो लिंक हो गया हो या कुछ और हो गया हो, वो सारा का सारा हमेशा मेरे ब्लू एरिया के अंदर मुझे दिखाई देगा। अब मैं चाहूं तो क्लियरली अपने बॉक्स के पूरे साइज को देखने के लिए इसके एक हम बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज हमने पिंक कलर दिया, इसको करते हैं रिफ्रेश एंड इसको करते हैं क्रॉस। तो ये दोनों के दोनों डिव्स पर जितनी भी हाइट एंड विड्थ उनके लिए हमने सेट की थी उसके ऊपर पिंक बैकग्राउंड कलर आ गया है। एंड इस तरीके से मुझे पता चलता है कि मैंने अपने दोनों डिव्स को रीसाइज कर दिया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरी बॉर्डर प्रॉपर्टी। बॉर्डर प्रॉपर्टी की हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट के लिए उसका बॉर्डर सेट कर सकते हैं। बॉर्डर कहां पर सेट कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं मैंने कोई डिव क्रिएट किया। डिव का मैं बार बार एग्जांपल इसलिए ले रही हूं क्योंकि डिव काफी सिंपल एलिमेंट होता है इमेजिन करने के लिए, इसको काफी ज्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं एंड रियल लाइफ वेबसाइट्स के ऊपर, रियल लाइफ वेब पेजेस के ऊपर डिव का आपको काफी ज्यादा यूजेज देखने को मिलेगा। तो अगर मैंने एक डिव बनाया, ये मेरे डिव की आउटर बाउंड्री है एंड आउटर बाउंड्री के अंदर कुछ पार्ट है जो ब्लू के अंदर मुझे कंटेंट एरिया दिखाई देता है ब्राउजर के अंदर। अब जब भी मैं बॉर्डर सेट करती हूँ, बॉर्डर मेरे कंटेंट के लिए सेट नहीं होता, बॉर्डर जो मेरी आउटर लाइनिंग है उसके लिए सेट होता है। तो मैं अपने आउटर लाइनिंग, जो भी मेरे डिव की आउटर लाइनिंग होगी, उसके बॉर्डर की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकती हूँ। अब बॉर्डर की प्रॉपर्टीज के लिए हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, बट हम शुरुआत करने वाले हैं मेजर 3 पैरामीटर्स के साथ, जिसमें सबसे पहले आ जाती है मेरे बॉर्डर की विड्थ, यानी मेरा जो भी बॉर्डर होने वाला है, जो सराउंड करेगा मेरे एलिमेंट को, वो कितना चौड़ा होने वाला है। दूसरा आ जाता है बॉर्डर का स्टाइल। कभी कभी हमें ऐसे डॉटेड बॉर्डर्स देखने को मिलेंगे एक एलिमेंट के ऊपर, कभी कभी हमें डबल लाइन वाले बॉर्डर्स देखने को मिलेंगे एक एलिमेंट के ऊपर। तो डिफरेंट स्टाइल हम सेट कर सकते हैं अपने बॉर्डर के लिए। एंड तीसरा आ जाता है मेरे बॉर्डर का कलर, यानी मैं उसको रेड कलर का बॉर्डर देना चाहती हूँ, पिंक कलर का बॉर्डर देना चाहती हूँ, हम ग्रीन कलर का बॉर्डर देना चाहते हैं। हम किसी भी कलर को चूज कर सकते हैं अपने बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं टू सेट अ बॉर्डर फॉर आवर HTML एलिमेंट। तो मेरे ये जो डिव्स है इन्हीं को मैं एक बॉर्डर देने वाली हूँ। हम कहाँ जाएंगे, हम डिव का स्टाइल सेट करने के लिए CSS फाइल के अंदर जाएंगे। सबसे पहले मैं सेट करूंगी इसकी विड्थ। तो मैं लिखने वाली हूँ बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर विड्थ में रखने वाली हूँ लेट्स सपोज 5 पिक्सल्स। इसके बाद हम सेट कर सकते हैं बॉर्डर का स्टाइल। जब मैं लिखूंगी बॉर्डर स्टाइल तो बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो मेरे पास आएंगे। इसमें से सबसे सिंपल जो स्टाइल होता है वो मेरे पास होता है सॉलिड। तो मैं सिंपली क्या करने वाली हूँ, बॉर्डर को सॉलिड बनाने वाली हूँ, एंड जो कि एक सिंपल लाइन होता है सॉलिड। एंड लास्ट में हम सेट करेंगे बॉर्डर का कलर। आप चाहें तो इन्हें
किसी भी ऑर्डर के अंदर सेट कर सकते हैं। बॉर्डर को मैं कलर देने वाली हूँ ब्लैक के इक्वल, इसको करते हैं सेव। एंड अब मेरे बॉर्डर के अंदर 3 प्रॉपर्टीज मैंने सेट की है। विड्थ की कितना चौड़ा होने वाला है 5 पिक्सल के इक्वल, स्टाइल सॉलिड सिंपल बॉर्डर बनने वाला है, एंड कलर इसको जो मैंने दिया है दैट इज इक्वल टू ब्लैक। अब मैं अपने पेज को करने वाली हूँ रिफ्रेश। तो क्या हुआ, मेरे फर्स्ट डिव को भी एक बॉर्डर मिल गया ब्लैक कलर का, मेरे सेकेंड डिव को भी एक बॉर्डर मिल गया ब्लैक कलर का। इसकी जो चौड़ाई है ये 5 पिक्सल के इक्वल है एंड इसका जो स्टाइल है वो सॉलिड है। तो आपको सिंपली एक छोटी सी लाइन दिख रही है बॉर्डर की फॉर्म में। यहाँ पर ये बीच में आपको बड़ा सा ब्लैक लाइन दिख रही है। क्यों? ये थोड़ी सी डार्कर इसलिए दिख रही है क्योंकि ऊपर का जो नीचे वाला बॉर्डर है एंड नीचे वाले डिव का जो ऊपर वाला बॉर्डर है, यानी ऊपर वाली टॉप वाली लाइन, वो दोनों मर्ज हो रही है, तो एक बड़ी सॉलिड ब्लैक लाइन मुझे दिखाई दे रही है। अब मैं चाहूँ तो डिफरेंट स्टाइल्स को ट्राई कर सकती हूँ। ये मेरा एक स्टाइल हो गया बॉर्डर के लिए। अच्छा, हम चाहें तो अपनी हेडिंग को भी बॉर्डर दे सकते हैं। मैं अपनी H1 हेडिंग को एक बॉर्डर देने वाली हूँ। इसको बॉर्डर विड्थ हम देंगे 2 पिक्सल के इक्वल, थोड़ी सी छोटी बॉर्डर देने वाले हैं। इसका जो बॉर्डर स्टाइल हम रखने वाले हैं उसको हम रखेंगे डैश्ड स्टाइल, एंड इसके जो बॉर्डर का कलर है उसे हम रखने वाले हैं पर्पल के इक्वल। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, मेरी जो हेडिंग है उसे भी अपने लिए एक बॉर्डर मिल गया, एंड ध्यान से देखें तो इस बॉर्डर का जो कलर है दैट इज इक्वल टू पर्पल। अब मैं चाहूँ तो इस पर्पल को और थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए इसको ग्रीन कलर भी दे सकते हैं। रिफ्रेश किया, नाउ दिस इज अ ग्रीन कलर्ड बॉर्डर जो मैंने अपनी हेडिंग को दे दिया है। एंड ये बॉर्डर कहां से कहां तक जा रहा है, पूरी की पूरी विड्थ तक, यानी पूरी की पूरी स्क्रीन तक जा रहा है। इसको मैं चाहूँ तो अब इंस्पेक्ट भी कर सकती हूँ। इंस्पेक्ट करने के लिए अगर मैं अपनी हेडिंग की बात करूँ तो हेडिंग में कॉन्टेंट एरिया जो है उसके अराउंड मेरे पूरे के पूरे कंटेंट में, ऑल्दो मेरी रैंडम हेडिंग तो सिर्फ इतना ही टेक्स्ट लिखा हुआ है, पर मेरा बॉर्डर कहां से कहां तक गया, बॉर्डर पूरी की पूरी स्क्रीन तक गया है। सिमिलरली डिव की बात करूं तो डिव के अंदर जो मेरा कंटेंट है उसको सराउंड करने के लिए मेरा बॉर्डर आ गया है, एंड इस डिव को भी जितनी भी मैंने इसकी हाइट सेट करी है उसको सराउंड करने के लिए मेरे पास मेरा बॉर्डर आ गया है। अब बॉर्डर को देखकर एक चीज हमें रियलाइज होगी कि जैसे ही किसी भी एलिमेंट को हमने बॉर्डर दे दिया है, अब उस एलिमेंट पर पेज पर हमारा ध्यान और ज्यादा जा रहा है। तो इसीलिए काफी बार वेबसाइट्स के ऊपर आपने देखा होगा कि बटन्स को बॉर्डर्स दिए जाते हैं, सर्च बॉक्स को बॉर्डर दिया जाता है, एंड और भी ऐसे एरियाज हो सकता है वो कोई फॉर्म हो या कोई और टेक्स्ट एरिया हो जिसे बॉर्डर दिया गया है वो और थोड़ा सा हाईलाइटेड आपको दिखाई देता है। इसीलिए बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी वेब पेज की जो स्टाइलिंग है उसको और ज्यादा एनहांस करती है, एंड किसी भी एलिमेंट के ऊपर जिस पर आपको और ज्यादा नजर डालनी है उस पर हम अपना बॉर्डर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बॉर्डर शॉर्ट हैंड की। कि अभी के लिए हमने क्या किया, हमने बॉर्डर की प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअली डिफाइन किया विड्थ, स्टाइल एंड कलर की फॉर्म में, लेकिन हम चाहें तो तीनों चीजों को एक ही सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। एक ही सिंगल लाइन लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर शॉर्ट हैंड को यूज करना पड़ेगा। यानी मैं लिखूंगी सिर्फ बॉर्डर, एंड उसके बाद मैं अपनी विड्थ को लिख दूंगी, स्टाइल को लिख दूंगी एंड कलर को लिख दूंगी जिसको हम सेट करना चाहते हैं। तो यही सेम ऑर्डर है जिसको हमें फॉलो करना होता है, जिसमें पहले विड्थ, फिर स्टाइल एंड फिर कलर को हम लिख रहे होते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां पर डिव के लिए मैंने इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेट किया है, पर इन्हीं सेम तीनों प्रॉपर्टीज को मैं शॉर्ट हैंड की फॉर्म में भी सेट कर सकती हूँ। शॉर्ट हैंड यानी एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं। मैं लिख सकती हूँ बॉर्डर, उसके बाद कोलन। मुझे सबसे पहले अपने लिए विड्थ लिखनी है। विड्थ क्या थी, 5 पिक्सल्स, तो मैं लिखूंगी 5 पिक्सल्स स्पेस। फिर स्टाइल लिखना है, स्टाइल था मेरे पास सॉलिड, मैं लिखूंगी सॉलिड स्पेस। फिर मुझे कलर सेट करना है, कलर था मेरे पास ब्लैक, तो मैं लिखने वाली हूँ ब्लैक। इसको अब करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरे पेज पर कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने सेम प्रॉपर्टीज जो पहले लिखी हुई थी उन्हीं सेम प्रॉपर्टीज को ही सेट किया है, बस थोड़े से डिफरेंट तरीके से सेट किया है। तो यूजुअली हम इन तीनों प्रॉपर्टीज को अलग अलग करके नहीं लिखते। मोस्टली केसेस में हम जब बॉर्डर को सेट कर रहे होंगे तो शॉर्ट हैंड को यूज करेंगे, यानी तीनों प्रॉपर्टीज को हम एक ही सिंगल लाइन के अंदर यूज कर रहे होंगे। इन तीनों को भी मैं शॉर्ट हैंड को यूज करके लिख सकती हूँ। यहां पर लिखेंगे बॉर्डर, उसके बाद मैं लिखने वाली हूँ 2 पिक्सल डैश्ड ग्रीन। तो 2 पिक्सल्स डैश्ड ग्रीन, सेम चीजें मैंने सेट कर दी है। सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरा बॉर्डर जो है H1 हेडिंग का वो वैसे का वैसा मुझे दिखाई देगा। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बॉर्डर के अंदर बॉर्डर साइड्स की। यानी हम हमारा जो बॉक्स बना है, बॉक्स का बॉर्डर है, उसकी इंडिविजुअल साइड्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने किसी भी बॉक्स को क्रिएट किया है, अब मैं चाहती हूँ कि इस बॉक्स का जो बॉर्डर है, इसका जो लेफ्ट वाला बॉर्डर है वो मेरा ब्लू कलर में दिखाई दे एंड बाकी सारी जो साइड्स हैं वो मेरी येलो में दिखाई दे। तो इस तरीके की चीज करना पॉसिबल है CSS के अंदर। उसके लिए हम यूज करते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज का। तो अगर मुझे बॉक्स की या बॉर्डर की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करना है, यानी इस वाली साइड को, तो उसके लिए मैं बॉर्डर लेफ्ट का यूज कर रही होंगी। राइट वाली साइड को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम बॉर्डर राइट का यूज करेंगे। टॉप वाली साइड को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम बॉर्डर टॉप का यूज करेंगे। एंड बॉटम वाली साइड को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम बॉर्डर बॉटम का यूज करेंगे। मैं क्या करने वाली हूँ, अपने डिव्स को मैं सेम स्टाइलिंग देने वाली हूँ। यानी नॉर्मल जो उनका बॉर्डर रहेगा वो रहेगा येलो कलर में, पर ये जो मेरा लेफ्ट है यानी बॉर्डर लेफ्ट, इसका अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ बॉर्डर लेफ्ट
कलर एंड फिर मैं इसके लिए कलर सेट कर सकती हूँ येलो। एंड अगर इन सबको मैंने सॉलिड बनाया है बट बॉर्डर लेफ्ट को मुझे डैश्ड बनाना है तो मैं उसके लिए लिख सकती हूँ बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल एंड फिर कोलन करके हम लिख सकते हैं इसका स्टाइल विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू डैश्ड। तो इस तरीके से बॉर्डर लेफ्ट के लिए जो भी प्रॉपर्टी मुझे चेंज करनी है उसका मैं नाम लिख सकती हूँ एंड फिर उस प्रॉपर्टी की मैं वैल्यू को डिफाइन कर सकती हूँ। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैं अपने डिव के अंदर जाकर इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करना चाहती हूँ। अभी के लिए मैंने प्रॉपर्टीज को ऐसे सेट किया है बट लेफ्ट के लिए मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी। बॉर्डर लेफ्ट कलर जो मैं सेट करने वाली हूँ वो होने वाला है ब्लू के इक्वल एंड बॉर्डर लेफ्ट के लिए जो मैं स्टाइल सेट करने वाली हूँ वो होने वाला है डैश्ड के इक्वल। एंड अभी के लिए जो नॉर्मल बॉर्डर है उसका कलर चेंज कर देते हैं टू येलो। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ दिख रहा होगा कि जो बॉर्डर है डिव का जो बॉर्डर है इसके लिए कलर आया है अभी येलो एंड इसकी जो लेफ्ट वाली बाउंड्री है उसके लिए मैंने ब्लू कलर दिया है एंड इसकी जो स्टाइल है उसको चेंज करके मैंने कर दिया डैश के इक्वल एंड बाकी सारा आपको सॉलिड दिखाई देगा। तो इस तरीके से मैं चाहूँ तो इसकी टॉप साइड को भी चेंज कर सकती हूँ। हम चाहे तो ये जो लेफ्ट प्रॉपर्टी है या इनफैक्ट इसको करते हैं कॉमेंट आउट एंड मैं क्या करूंगी सीधा लिखूंगी बॉर्डर टॉप। अब बॉर्डर टॉप की प्रॉपर्टीज को या तो मैं इंडिविजुअली कलर स्टाइल अपेंड कर करके चेंज कर सकती हूँ, नहीं तो मैं सीधा लिखूंगी कोलन एंड इसका जो विड्थ है उसको रखेंगे 5 पिक्सल्स, इसे बना देंगे डैश्ड एंड इसका कलर हम दे देंगे ब्लू के इक्वल। तो बॉर्डर का जो टॉप वाली साइड है वो डैश्ड होगी एंड ब्लू कलर की होगी। इसको करते हैं रिफ्रेश। तो अब बाकी सारी साइड्स जो है वो येलो कलर में बट टॉप साइड मेरे पास डैश्ड एंड ब्लू कलर में मुझे दिखाई देगी। मैं चाहूँ तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो CSS के अंदर भी चेक कर सकती हूँ। ये मेरा एक डिव है, डिव के अंदर यहाँ मुझे सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। ये मेरा बॉर्डर है जिसको मैंने ये पहले 5 पिक्सल सॉलिड एंड येलो बनाया है एंड बॉर्डर टॉप को मैंने 5 पिक्सल्स डैश्ड एंड ब्लू बनाया है। मैं चाहूँ तो प्रॉपर्टीज अपनी राइट साइड पर भी अप्लाई कर सकती हूँ। जैसे ही मैंने बॉर्डर राइट लिखा ये सारी प्रॉपर्टीज मेरी राइट साइड पर जाकर शिफ्ट हो जाएंगी बट रिफ्रेश करते ही गायब हो जाएंगी क्योंकि डेव टूल्स के अंदर CSS में आपने जो चेंज किया है वो परमानेंट नहीं होते, रिफ्रेश करने पर चेंज हो जाते हैं। आई होप ये चीज आपको याद है। तो इस तरीके से हम बॉर्डर साइड्स को भी इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं अपनी CSS प्रॉपर्टीज को यूज करके। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एक काफी यूनिक प्रॉपर्टी जिसका नाम है बॉर्डर रेडियस। अब बॉर्डर रेडियस को यूज किया जाता है हमारे जो भी बॉर्डर क्रिएट होता है उसके एजेस को यानी जो भी उसके कॉर्नर होते हैं, कोने होते हैं, उनको राउंड करने के लिए। यानी एक तो आपने नॉर्मली इस तरीके का बॉर्डर देखा था, अब मैं चाहूं तो इसके एजेस को थोड़ा सा राउंड कर सकती हूँ। राउंड करना यानी इस तरीके का स्टाइल दे देना। तो राउंड करके मैं चाहूं तो उसे इस तरीके की कुछ स्टाइलिंग दे सकती हूँ जिससे अब इसके कॉर्नर शार्प और पॉइंटेड नहीं होंगे बल्कि थोड़े से राउंड एंड बेंट होंगे। अगर ये चीज मुझे करनी है तो अब मैं अपनी बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को यूज कर सकती हूँ अपने किसी भी एलिमेंट के लिए। बॉर्डर रेडियस को सेट करने के लिए मैं मल्टीपल चीजें यूज कर सकती हूँ। हम क्या करेंगे, पहले पिक्सल से इसको सेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये मेरे डिव्स हैं एंड डिव्स के लिए मैं क्या करती हूँ, उसकी पुरानी स्टाइलिंग में वापस लेकर आने वाली हूँ। इसको कलर दे देते हैं ब्लैक के इक्वल, इसको करते हैं सेव रिफ्रेश। तो इस स्टाइल पर हम आ जाते हैं एंड अब मैं अपने डिव्स को बॉर्डर रेडियस देने वाली हूँ। लेट्स सपोज इसको मैंने बॉर्डर रेडियस दी 15 पिक्सल्स के इक्वल। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, ये जो कोने थे मेरे बॉक्सेस के, मेरे डिव्स के जो कॉर्नर थे वो थोड़े से अब सर्कल यानी राउंड शेप के अंदर आपको दिखाई देने लग जाएंगे। अगर मैं इसे बढ़ाऊंगी 15 पिक्सल से, लेट्स सपोज मैंने इसको 50 पिक्सल्स कर दिया एंड अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये और ज्यादा राउंड हो गए। अब 50 पिक्सल से अगर मैं इसे 100 पिक्सल्स कर दूं तो ये और ज्यादा राउंड हो जाएंगे। रिफ्रेश किया तो और ज्यादा राउंड हो गए। तो हमें वेब पेजेस के ऊपर जो बटन्स दिखाई देते हैं, सर्च बॉक्सेस दिखाई देते हैं, वो यूजुअली राउंड होते हैं। जैसे अगर मैं google.com पर जाऊं तो इस तरीके से मेरा ये जो सर्च वाला बार है ये इस तरीके से राउंड मुझे दिखाई दे रहा है। या अगर मैं जाकर किसी भी रैंडम वेबसाइट जैसे विकीपीडिया को अगर हम जाकर सर्च करते हैं, विकीपीडिया के किसी भी पेज पर जाकर मान लेते हैं कि मेरे पास ये मेरा एक बॉक्स बना हुआ है, मेरा सर्च बॉक्स। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं एंड अब मैं इंस्पेक्ट में जाने वाली हूँ। इंस्पेक्ट में जाकर मैंने इस एलिमेंट को सिलेक्ट किया, दिस इज माई इनपुट एलिमेंट एंड इसके लिए मैं एक बॉर्डर रेडियस सेट करने वाली हूँ। बॉर्डर रेडियस की वैल्यू मैं देने वाली हूँ 50 पिक्सल के इक्वल। जैसे ही मैंने 50 पिक्सल किया, एंटर किया, ये क्या हुआ, ये मेरा बॉक्स थोड़ा सा राउंड में कन्वर्ट हो गया। बट अगर मैं इसी बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को हटा दूं तो ये दोबारा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड अगर इसको इंप्लीमेंट कर दिया तो ये दोबारा राउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मुझे गूगल जैसा सर्च बॉक्स चाहिए जो थोड़ा ओवल शेप में हो विकीपीडिया के ऊपर, तो मैं सिंपली अपने सर्च बॉक्स को बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी दे सकती हूँ। यही सेम स्टाइलिंग हम अपने जो बटन्स होते हैं उनको राउंड करने
के लिए भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी और एलिमेंट को अगर मुझे राउंडेड शेप देनी है, अभी वो बॉक्स शेप में है, कॉर्नर्स उसके शार्प है, उसको मुझे राउंडेड बनाना है, तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। यूजुअली अगर मुझे बॉक्स का सर्कल बनाना होता है तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं। जैसे किसी भी एलिमेंट को अगर मैं बॉर्डर रेडियस 50% के इक्वल दे देती हूँ, इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो मेरी शेप सर्कल के अंदर चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर मेरा बॉक्स क्या हो गया, मेरा बॉक्स कंप्लीटली एक सर्कल के अंदर कन्वर्ट हो गया है। यही सेम चीज़ मैं H1 के बॉर्डर के साथ कर सकती हूँ। अगर मैं इसको बॉर्डर रेडियस 50% दे दूँ, इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो ये क्या हुआ, एक ओवल शेप के अंदर या एक सर्कल शेप के अंदर मुझे दिखाई देने लग जाएगा। अब सर्कल शेप को अगर मुझे एक कंप्लीट सर्कल के अंदर, ओवल की जगह मुझे कंप्लीट सर्कल चाहिए, तो उसके लिए मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि डिव की जो हाइट है एंड विड्थ है वो दोनों सेम साइज की हो। तो उससे क्या होगा, डिव अगर हाइट भी 500 पिक्सल्स है, विड्थ भी 500 पिक्सल्स है, तो मेरा डिव क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। और स्क्वायर को आप सर्कल शेप में लाएंगे तो वो कंप्लीट सर्कल बनेगा। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगी तो अब ये आपको थोड़ा सा एक कंप्लीट सर्कल की शेप में दिखाई देगा। अब ये ओवल नहीं है, कंप्लीट सर्कल है। तो अगर मैं एक डिव बनाती हूँ जिसकी हाइट एंड विड्थ सेम है एंड फिर उसको बॉर्डर रेडियस 50% दे देती हूँ, तो मैं अपने HTML पेज के ऊपर एक सर्कल को क्रिएट कर सकती हूँ। अब हम चाहें तो बॉर्डर रेडियस को और ज्यादा डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। बॉर्डर रेडियस का मैंने MDN खोला एंड मैं चाहूँ तो सिर्फ पिक्सल्स या परसेंटेज नहीं, इसको मैं दूसरी और क्वांटिटीज भी सेट कर सकती हूँ। इस तरीके से अलग अलग तरीके होते हैं। तो डिफरेंट शेप्स के आप बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं देखने में। तो ये वाला जो है काफी अच्छा सा सुंदर सा इन्होंने बॉर्डर कुछ बनाया कंटेंट के ऊपर। बट इसमें से सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज्ड होते हैं वो हमारी पिक्सल फॉर्म में बॉर्डर्स होते हैं एंड इसके साथ साथ हम परसेंटेज फॉर्म में भी बॉर्डर को सेट करते हैं। पर परसेंटेज को अभी हमने सीखा नहीं है, परसेंटेज को हम बाद में जाकर सीख रहे होंगे। तो परसेंटेज में बॉर्डर को और ज्यादा तरीके से कैसे मॉडिफाई करते हैं उसको भी हम बाद में जाके एक्सप्लोर कर रहे होंगे। अब इसे सर्कल से वापस थोड़ा सा बॉक्स शेप में ले आते हैं, 50 पिक्सल्स, तो ये मेरा बॉक्स शेप में आ गया। अब मैं चाहूं तो इस बॉर्डर के जो कॉर्नर है उनको भी कंट्रोल कर सकती हूँ। जैसे टॉप राइट में ये मेरा टॉप है और इसके राइट की बात करूं तो मैं इस एरिया की बात कर रही हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। टॉप राइट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मतलब इस कॉर्नर को मैं चाहूं तो अलग बॉर्डर दे सकती हूँ। जैसे मैं चाहूं तो टॉप राइट वाला ये जो मेरा कॉर्नर है, सिर्फ इसको अगर मुझे राउंड बनाना हो तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, उसके लिए मैं लिख सकती हूँ बॉर्डर टॉप राइट रेडियस। तो उस केस में बाकी सारे एजेस तो पॉइंटेड रहेंगे, सिर्फ टॉप राइट वाला जो कॉर्नर है वो राउंड शेप का होगा। इसको करते हैं रिफ्रेश। ये वाला एज भी पॉइंटेड है, ये भी पॉइंटेड है, ये भी पॉइंटेड है, बस ये वाला जो एज है इसको मैंने अब एक राउंड शेप दिया क्योंकि ये टॉप राइट कॉर्नर में आता है। तो मैं इंडिविजुअली जो मेरे पॉइंटेड कॉर्नर्स होते हैं उनको भी जाकर CSS स्टाइलिंग की हेल्प से कंट्रोल कर सकती हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार अपनी CSS को वापस से थोड़ा सा फिक्स कर देते हैं। हाइट को मैं 200 पिक्सल सेट करने वाली हूँ, इसको कर लेते हैं सेव एंड बॉर्डर रेडियस को अभी के लिए हम थोड़ा सा कम, यानी इसको लेट्स सपोज मैं 10 पिक्सल्स दे देती हूँ पूरे के पूरे बॉक्स को। इसको करते हैं सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरे सारे बॉक्सेस मैंने क्रिएट किए हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है मेरी पैडिंग प्रॉपर्टी। अब पैडिंग प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैं कार्डबोर्ड बॉक्स का एग्जांपल लेती हूँ। हमने कई बार अपने घर में बहुत सारा सामान होगा जिसको कार्डबोर्ड बॉक्सेस के अंदर पैक किया होगा, या अगर पैक भी नहीं किया, कुछ ऑनलाइन अगर ऑर्डर किया है या हम बाजार से कुछ जाकर लेकर आए हैं, तो यूजुअली अगर हमारा जो बॉक्स होता है उसके अंदर जो भी सामान रखा होता है, अगर वो सामान पूरा का पूरा उस बॉक्स को भरता नहीं है, जैसे यहाँ पर इस सामान ने कितनी जगह ली, बॉक्स मेरा इतने साइज का है बट सामान ने सिर्फ इतनी जगह ली है और बाकी की जगह क्या रह गई, ये वाली जो मेरी जगह है ये खाली रह गई। तो ये जो खाली जगह होती है इसको यूजुअली हम कैसे भर रहे होते हैं, अगर कोई बहुत ही ज्यादा प्रेशियस चीज होती है, जैसे कोई ग्लास की चीज होती है जो आसानी से टूट सकती है, या फिर कुछ बहुत ही ज्यादा नाजुकम चीज रखते हैं, जैसे टीवी वगैरह आ रहे होते हैं घर के अंदर, या फ्रिज आता है, या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आता है जो कार्डबोर्ड बॉक्स में आएगा, और कार्डबोर्ड बॉक्स थोड़ा सा बड़ा है, तो यूजुअली साइड से हम उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, पेपर टाइप या ऐसे जो हमारा थिक पेपर होता है उससे भर देते हैं ताकि वो टूटे नहीं। तो ये जो जगह है इसी जगह को एक्चुअली पैडिंग कहा जाता है। तो जब भी मेरा एक HTML एलिमेंट क्रिएट होता है, उस HTML एलिमेंट को भी मैं अपने बॉक्स की फॉर्म में विजुअलाइज कर सकती हूँ। और अगर उस HTML एलिमेंट का जो कंटेंट है, या तो ये कंटेंट फैल सकता है, मतलब मेरा जो ब्लू वाला एरिया है ये हो सकता है कंटेंट इतना सारा एरिया ऑक्यूपाई कर ले और ये सारे के सारे एरिया के अंदर कंटेंट आ जाए। बट अगर ऐसा नहीं होता तो साइड में कुछ जगह रह जाती है, एंड ये जो जगह रहती है इसी को हम पैडिंग कहते हैं। एंड इस पैडिंग को हम चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इस पैडिंग का साइज हम इंक्रीज भी कर सकते हैं एंड इस साइज को हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अपनी पैडिंग प्रॉपर्टी को। अब जैसे बॉर्डर के लिए हम लेफ्ट साइड राइट साइड को सेट करने के लिए बॉर्डर लेफ्ट
एंड यहाँ पर बॉर्डर राइट को यूज करते थे, वैसे ही हम अपनी पैडिंग वाली प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए अगर मुझे लेफ्ट वाली पैडिंग सेट करनी है, यानी ये वाली अगर मुझे विड्थ सेट करनी है तो इसके लिए हम पैडिंग लेफ्ट को यूज करेंगे। अगर मुझे राइट वाली पैडिंग सेट करनी है, मतलब ये वाली विड्थ सेट करनी है, तो उसके लिए पैडिंग राइट को यूज करेंगे। टॉप वाली पैडिंग अगर मुझे सेट करनी है तो उसके लिए पैडिंग टॉप को यूज करेंगे। एंड बॉटम वाली पैडिंग अगर मुझे सेट करनी है तो उसके लिए हम पैडिंग बॉटम को यूज करेंगे। सिंटैक्स क्या रहेगा? सिंटैक्स यही रहेगा कि मैं अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगी, उसके लिए पैडिंग लेफ्ट को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं लिखूंगी पैडिंग लेफ्ट, ये मेरी प्रॉपर्टी है। एंड उसके बाद हम लिखने वाले हैं वैल्यू विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 50 पिक्सल्स। अब मान लेते हैं मेरे ये जो इंडिविजुअली डिव बॉक्सेस हैं, इनके लिए मुझे अपनी पैडिंग सेट करनी है, तो मैं डिव के ऊपर जाऊंगी और मैं सिर्फ टॉप पैडिंग सेट करना चाहती हूँ, तो मैं लिखूंगी पैडिंग टॉप। पैडिंग टॉप में मैं सेट करना चाहती हूँ 10 पिक्सल्स की पैडिंग। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ऊपर से कंटेंट क्या हुआ? कंटेंट 10 पिक्सल्स थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दिया होगा। इसको थोड़ा सा और जूम इन करके मैं दिखाती हूँ। इसको कमेंट आउट किया तो इंडिविजुअली क्या था, इस बॉर्डर के बहुत पास था मेरा टेक्स्ट, बट जैसे ही मैंने इसको पैडिंग दे दी और रिफ्रेश किया, ये बॉर्डर से थोड़ा सा दूर चला गया। क्यों? क्योंकि बॉर्डर और कंटेंट के बीच का जो डिस्टेंस था उसको मैंने बढ़ा दिया। पहले वो डिस्टेंस 0 था, अब वो डिस्टेंस 10 पिक्सल के इक्वल हो गया है। इनफैक्ट इसको मैं एनालाइज भी कर सकती हूँ। इंस्पेक्ट पर जाकर एलिमेंट के ऊपर जाऊंगी तो अब ये ब्लू में तो मुझे कंटेंट दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर ग्रीन कलर के अंदर ये जो मुझे एरिया दिखाई दे रहा है, दोबारा सिलेक्ट करते हैं, ग्रीन कलर के अंदर जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर वाला एरिया एक्चुअली मेरी पैडिंग है। एंड इसको जाकर मैं चेक भी कर सकती हूँ। एक पूरा आपको पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, इन सब का मैप दिखाई देता है हर एलिमेंट के लिए अपने डेव टूल्स के अंदर जब हम इंस्पेक्ट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर डिव के लिए इसने बता दिया कि हाइट कंटेंट वाला जो एरिया है वो तो 500 इंटू 200 है, जिसमें 500 हाइट है, 200 विड्थ है। और पैडिंग कितनी दी है हमने? इसको पैडिंग 10 के बराबर दी है, जो मेरा ग्रीन में हाईलाइटेड एरिया है। एंड यहाँ पर 10 के बराबर यानी 10 पिक्सल्स। अब मैं चाहूं तो इसकी पैडिंग को बढ़ा भी सकती हूँ। लेट्स सपोज जो मैंने इसको टॉप पे पैडिंग दी है, इसको मैं चेंज करके करने वाली हूँ 50 पिक्सल के इक्वल। 50 पिक्सल कर दिया तो और भी ज्यादा बढ़ गया ये ग्रीन वाला एरिया। तो ग्रीन वाला एरिया क्या होता है? ये मेरी पैडिंग होती है, मतलब बॉर्डर और कंटेंट के बीच में कितना एरिया आप बढ़ाना चाहते हैं। अभी तो सिर्फ मैंने टॉप में बढ़ाया है, इस एरिया को मैं लेफ्ट से भी बढ़ा सकती हूँ। तो मैं उस केस में लिखूंगी पैडिंग लेफ्ट, इसको भी दे देंगे, लेट्स सपोज यहाँ पर देते हैं 20 पिक्सल्स। तो 20 पिक्सल्स दिया तो ये भी यहाँ से थोड़ा सा मूव कर गया, ग्रीन एरिया यहाँ की तरफ भी आ गया। एंड इस मैप में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 पिक्सल्स की मैंने पैडिंग दे दी है। अब मैं बॉटम में भी पैडिंग दे सकती हूँ, पैडिंग बॉटम। पैडिंग बॉटम में मैं देने वाली हूँ लेट्स सपोज 50 पिक्सल्स की पैडिंग। तो ये ग्रीन एरिया मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ग्रीन एरिया टॉप में भी है, लेफ्ट में भी है, बॉटम में भी है। सेम मुझे नीचे वाले डिव के लिए दिखाई दे रहा है, टॉप, लेफ्ट एंड बॉटम, क्योंकि अभी तक मैंने राइट पैडिंग सेट नहीं की तो वो आया नहीं है। तो इस तरीके से हम सेट करते हैं कि बॉर्डर और कंटेंट के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। यही सेम चीज अगर मैं किसी रैंडम विकिपीडिया पेज पर जाऊँ और मैं यहाँ पर जाकर इस पेज को इंस्पेक्ट करूँ तो मैं चेक कर सकती हूँ। जैसे साइड वाला नेविगेशन वाला बार है, इसमें अंदर की तरफ तो सारे के सारे मेरे कंटेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर बाहर की तरफ ये ग्रीन कलर में ये एक पैडिंग है जो इस नेविगेशन के अंदर सेट हुई है। इसके अलावा अगर किसी और को भी मैं एक्सप्लोर करूं तो यहाँ पर ये जो सिंगल लाइन है इसके अंदर ब्लू एंड ऑरेंज भी दिखाई दे रहा है मुझे, साथ के साथ ये ग्रीन वाला एरिया भी है और इसका भी मैं मैप देख सकती हूँ कि मेरा जो ग्रीन वाला एरिया है वो किस साइज का है। सेम थिंग फॉर द नेविगेशन पैनल, यहाँ पर जाऊंगी तो इसका भी मुझे मैप दिखाई देगा। तो ये मुझे पूरी की पूरी अपनी पैडिंग है जिसको मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ। तो जब भी मुझे एक पूरी हमारे पास एक वेब पेज या वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी तो उसके अंदर बहुत ज़रूरी हो जाता है ये सेट करना कि खाली स्पेस कितनी होने वाली है कंटेंट के अंदर एंड भरी हुई स्पेस कितनी होने वाली है। एंड यूजुअली थोड़ी सी अगर खाली स्पेस रहती है तो एक ब्रीदिंग स्पेस मिलता है हर एक एलिमेंट को और वेब पेज और ज़्यादा सुंदर दिखता है देखने में। तो इसीलिए पैडिंग और मार्जिन को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने का सोच रहे हैं तो उस केस में हमें पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि एक वेबसाइट को अच्छे से स्टाइल या अच्छे से लुक हम कैसे दे सकते हैं। अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो मैंने अपने वेब पेज पर मेरा एक क्लिक मी वाला बटन बनाया था, थोड़ा सा जूम करती हूँ इसको दिखाने के लिए, इसकी हम स्टाइलिंग इंप्रूव करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगी, बटन को सबसे पहले तो जाके इसको एक अच्छा सा बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ में इसको मैं 2 पिक्सल का बॉर्डर देने वाली हूँ। कैसा बॉर्डर देंगे? सॉलिड बॉर्डर देंगे। इसको लेट्स सपोज हम ब्लैक कलर का एक बॉर्डर देने वाले हैं। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये इसे मैंने अपने लिए एक बॉर्डर दे दिया है। इसके बॉर्डर को थोड़ा सा राउंडेड भी बनाएंगे तो इसे बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस में देने वाली हूँ अगेन 2 पिक्सल के इक्वल, एक बार ट्राई करते हैं। तो ये थोड़ा सा राउंड हो गया बट इतना दिख नहीं रहा, तो इसको मैं 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दूंगी तो थोड़ा सा और एक राउंडेड सा बटन अब मुझे दिखाई दे रहा है। अब इस राउंडेड बटन के लिए मैं इसकी पैडिंग सेट कर सकती हूँ। तो पैडिंग मैं लेफ्ट एंड राइट के अंदर देने वाली हूँ, टॉप और बॉटम में नहीं देने वाली क्योंकि मैं इसको ओवल शेप देना चाहती हूँ। तो पैडिंग लेफ्ट के अंदर
मैं सेट करने वाली हूँ 5 पिक्सल्स एंड इसी तरीके से पैडिंग राइट भी मैं सेट करूँगी टू 5 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश। तो थोड़ा सा और साइज छोटा हो गया, यानी इससे थोड़ी सी बड़ी पैडिंग देने की मुझे ज़रूरत है। तो 25 पिक्सल्स एंड 25 पिक्सल्स करते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुआ, और थोड़ी सी ओवल शेप के अंदर आ गया है एंड इसको मैं क्लिक भी कर सकती हूँ। ऑल्दो अभी क्लिक करने से कुछ होगा नहीं, बट बेसिकली ये मेरा बटन बन गया है। मैं चाहूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकती हूँ टू येलो, सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरा क्लिक मी बटन बन गया है जिसकी मैं अब शेप मॉडिफाई कर पा रही हूँ अपनी CSS को यूज करके। तो ये मैंने पैडिंग को इंडिविजुअली समझा, यानी इंडिविजुअली अगर मुझे साइड्स को कंट्रोल करना है तो। पर जैसे हमने बॉर्डर का शॉर्ट हैंड सीखा था, वैसे ही हमारे पास पैडिंग का भी शॉर्ट हैंड होता है। इनफैक्ट एक नहीं, 4 अलग अलग टाइप के शॉर्ट हैंड्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला और सबसे सिंपल होता है, अगर मैं सिंपली पैडिंग लिख दूं और उसके बाद पिक्सल्स लिख दूं, तो ये जो पैडिंग है ये चारों की चारों साइड्स पर अप्लाई हो जाती है। तो अगर मुझे सारी साइड्स पर एक साथ पैडिंग अप्लाई करनी है तो उसके लिए मैं 50 पिक्सल्स लिख सकती हूँ। इस बटन की अगर मैं बात करूं, इसको करते हैं थोड़ा सा जूम इन। बटन के लिए अगर मैं पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट हटाकर यहाँ लिखूं सिंपली पैडिंग एंड उसके बाद मैं लिखूं अगर 25 पिक्सल्स, अभी के लिए इसकी बॉर्डर रेडियस हटा देते हैं, इसको सिर्फ स्क्वायर साइज का या जो भी इसका शेप है उसमें रखते हैं, रिफ्रेश। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा जो बटन है इसमें इंडिविजुअली अब मुझे हर जगह सेम पैडिंग दिख रही है। इंस्पेक्ट करते हैं इसको, इस पर क्लिक किया तो ग्रीन एरिया में क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ भी 25 पिक्सल्स है, लेफ्ट की तरफ भी, बॉटम की तरफ भी एंड राइट की तरफ भी। क्लिक किया और इसके मैप पर गए तो यहाँ पर मुझे पूरी पैडिंग दिख रही है। यहाँ पर सिर्फ इतने ही एरिया में, ब्लू एरिया में मेरा कंटेंट है, बाकी सारी मेरी पैडिंग है। और यहाँ मैं देख भी पा रही हूँ 25, 25, 25, 25 चारों डायरेक्शंस में इक्वली मेरी पैडिंग डिवाइड हो गई है। नेक्स्ट शॉर्ट हैंड होता है जिसमें हम चाहें तो टॉप और बॉटम को अलग पैडिंग देते हैं और लेफ्ट और राइट को अलग पैडिंग देते हैं। तो उसमें मैं लिख सकती हूँ पैडिंग और उसके बाद 2 वैल्यूज मैं बता देती हूँ। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये मेरे टॉप एंड बॉटम वाली पैडिंग बनती है एंड ये जो सेकेंड वैल्यू है ये मेरी लेफ्ट और राइट वाली पैडिंग बनती है। जैसे अपने इस सेम बटन के लिए अगर मैं पैडिंग चेंज करूं तो पहले मैं मान लेते हैं 10 पिक्सल दूंगी एंड फिर मैं 25 पिक्सल्स दे रही हूं। तो ये तो मेरी टॉप और बॉटम के लिए है एंड ये 25 पिक्सल्स मेरी लेफ्ट एंड राइट के लिए सेट होने वाली है। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो शेप चेंज हो गई है बटन की। इस पर जाकर अब अगर चेक करेंगे तो यहाँ मैप में दिखाई दे रहा है कि 25 पिक्सल्स लेफ्ट में है, 25 पिक्सल्स राइट में है, बट 10 और 10 पिक्सल्स मेरा टॉप एंड बॉटम के अंदर आता है। तो यहीं से पता चल रहा है ये जो मेरा बटन है इसकी विड्थ तो ज्यादा है पर इसकी हाइट अभी भी कम है, क्योंकि हाइट के अंदर पैडिंग कम दी गई है जबकि विड्थ के अंदर मैंने पैडिंग थोड़ी एक्स्ट्रा दी है। तीसरा शॉर्ट हैंड पैडिंग देने का होता है जिसमें पहले जो हम वैल्यू डिफाइन करते हैं वो मेरे टॉप के लिए होती है, उसके बाद लेफ्ट एंड राइट को अगर हम सेम वैल्यू देना चाहते हैं तो उसको हम लिखते हैं एंड फिर हम बॉटम की वैल्यू को लिखते हैं। जैसे अगर यहाँ पर जाकर अगर मैं चेंज करूं तो मैं लिख सकती हूँ 10 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स एंड 30 पिक्सल्स। सेव एंड रिफ्रेश। तो अब अगर बटन को एनालाइज करें तो इसके लिए अभी जो पैडिंग दी गई है उसमें लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हैं, विच इज 20 पिक्सल्स। टॉप जो है वो 10 पिक्सल्स का है, बॉटम जो है वो 30 पिक्सल्स का है। तो नीचे की तरफ ज्यादा स्पेस है, इसीलिए कंटेंट कहाँ है, कंटेंट थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, एग्जैक्टली सेंटर की तरफ नहीं आया। ये वैसे इतना ज्यादा कॉमनली यूज नहीं होता। कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो या तो ये होता है जब हम इक्वली सबको पैडिंग देना चाहते हैं वो, या फिर ये होता है हमारा फोर्थ तरीका जिसमें हम चारों साइड्स को एक साथ लिख देते हैं और ये हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी जिस डायरेक्शन में मेरी क्लॉक चलती है। तो अगर ये मेरा बॉक्स है तो उसमें फर्स्ट जो मैं वैल्यू लिखूंगी वो इसकी टॉप की पैडिंग की होगी, सेकंड वैल्यू मेरी राइट की पैडिंग की होगी, थर्ड वैल्यू मेरी बॉटम की पैडिंग की होगी एंड फोर्थ वैल्यू मेरी लेफ्ट की पैडिंग की होगी। तो ये 1 पिक्सल मैं टॉप को दे रही हूँ, 2 पिक्सल राइट को दे रही हूँ, 3 पिक्सल बॉटम को दे रही हूँ, 4 पिक्सल लेफ्ट को दे रही हूँ। सिमिलरली अपने बटन के लिए सेट करते हैं वैल्यूज कि मैंने सेट किया 10 पिक्सल्स, 20, 30 एंड यहाँ पर मैंने सेट किया 40 पिक्सल्स। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर अगर मैं एनालाइज करूँ, बटन पर क्लिक करते हैं एंड इसके मैप पर जाएंगे यहाँ स्टाइल्स के अंदर जाकर, तो ये मेरी पैडिंग मैंने दी है। टॉप पे 10 गया है, राइट में 20 गया है, बॉटम पे 30 गया है एंड लेफ्ट के अंदर मेरे पास 40 पिक्सल्स आया है। तो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, टॉप की तरफ कॉर्नर में मेरा ये जो कंटेंट है ये शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि पैडिंग लेफ्ट में सबसे ज्यादा है, उससे थोड़ी सी कम बॉटम के अंदर है, फिर थोड़ी सी कम मैंने राइट के अंदर दी है एंड सबसे कम मैंने टॉप की तरफ दी है। तो सबसे ज्यादा एलिमेंट टॉप की तरफ शिफ्ट होता हुआ मुझे दिखाई देगा। अब एक और चीज होती है, अगर हम मान लेते हैं कि बॉर्डर से हम पैडिंग रखना ही नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी पैडिंग को 0 भी सेट कर सकती हूँ। जैसे टॉप से अगर मुझे पैडिंग 0 रखनी है एंड उसके साथ साथ बॉटम से भी 0 रखनी है और लेफ्ट से मैं लेट्स सपोज 30 रखना चाहती हूँ, 30 पिक्सल्स, राइट से भी 30 पिक्सल्स रखना चाहती हूँ, तो इस तरीके की वैल्यूज भी हम सेट कर सकते हैं। इसको करेंगे रिफ्रेश। तो जब मैंने पैडिंग को 0 कर दिया मतलब
अब सिर्फ लेफ्ट और राइट में मेरे पास पैडिंग अवेलेबल है। यहाँ पर जाकर मैं चेक कर सकती हूँ, लेफ्ट की पैडिंग है 30, राइट की पैडिंग है 30 एंड टॉप और बॉटम में कोई पैडिंग नहीं है विच इज इक्वल टू 0 पिक्सल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं ये है मेरी मार्जिन प्रॉपर्टी। यानी अगर किन्हीं भी दो बॉक्सेस के अगर बीच की स्पेस को मुझे कंट्रोल करना है तो स्पेस को कंट्रोल करने के लिए हम मार्जिन को यूज करते हैं। तो मार्जिन इज यूज टू सेट द स्पेसिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर। यानी अब हम बॉर्डर के बाहर की स्पेस को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। मेरा बॉर्डर तो हो गया, बॉर्डर के अंदर कंटेंट भी आ गया, बॉर्डर और कंटेंट के बीच की स्पेस के लिए हम पैडिंग को यूज करते हैं और बॉर्डर से बॉर्डर तक की स्पेस के लिए हम मार्जिन को यूज करते हैं। तो मार्जिन के अंदर भी अगर ये मेरा बॉक्स है और अगर मुझे इसकी राइट साइड की मार्जिन को कंट्रोल करना है तो उसके लिए मैं मार्जिन राइट को यूज कर सकती हूँ, लेफ्ट के लिए मार्जिन लेफ्ट, टॉप के लिए मार्जिन टॉप एंड बॉटम के लिए मार्जिन बॉटम। तो इस तरीके से किसी डिव की अगर मुझे लेफ्ट मार्जिन को कंट्रोल करना है तो मैं लिखूंगी मार्जिन लेफ्ट एंड उसको मैं सेट कर सकती हूँ टू सम वैल्यू। यहां पर मैंने उसको सेट किया है टू 50 पिक्सल। अब ये जो मेरे डिव्स मैंने क्रिएट किए हैं इन दोनों डिव्स को मैं कुछ मार्जिन देने वाली हूँ। मार्जिन देने से क्या होगा, ये मेरे डिव का एक बॉक्स है एंड ये मेरे डिव का सेकेंड बॉक्स है, तो दोनों के बीच में थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो जाएगी। मैं क्या करूंगी, डिव पर जाऊंगी, डिव पर मैं इनको मार्जिन देने वाली हूँ बॉटम से, तो मैं लिखूंगी मार्जिन बॉटम। मैं मार्जिन देने वाली हूँ 25 पिक्सल्स की। इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुआ, दोनों के बीच में थोड़ी सी स्पेस आ गई। ये कितनी स्पेस है, ये एग्जैक्टली 25 पिक्सल्स की स्पेस है। इसको करते हैं इंस्पेक्ट। जब मैं इस एलिमेंट पर जाऊंगी तो ये जो ऑरेंज एरिया है, ये जो ऑरेंज एरिया हाईलाइट होकर दिखाई दे रहा है, ब्लू हमें पता है मेरा कंटेंट होता है, ग्रीन हमें पता चल गया मेरी पैडिंग होती है। इंस्पेक्ट करने पर जो ऑरेंज एरिया ब्राउजर के अंदर यूजुअली दिखाई देता है, क्रोम के ऊपर एटलीस्ट, डिफरेंट ब्राउजर्स पे डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो ऑरेंज के अंदर जो दिखाई दे रहा है ये मेरी मार्जिन है। एंड मार्जिन अभी तक सिर्फ राइट में थी, अब क्या हो रही है, अब मार्जिन नीचे की तरफ भी जा रही है। तो इस पर अगर मैं क्लिक करूं और अपने मैप पर जाऊं तो यहाँ ऑरेंज के अंदर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 25 पिक्सल्स की बॉटम के ऊपर मार्जिन दिखाई दे रही है। अगर मैं इस मार्जिन को हटा दूं, सेव, रिफ्रेश, तो ओरिजिनली मेरे डिव्स कुछ ऐसे थे जिसमें सिर्फ राइट की तरफ मार्जिन थी, राइट की तरफ ऑरेंज एरिया था, बट क्योंकि मैंने इसको बॉटम में मार्जिन दे दी तो अब वो दिखाई दे रही है। मैं चाहूँ तो इसको लेफ्ट की तरफ से भी कुछ मार्जिन दे सकती हूँ, तो मैं लिखूंगी मार्जिन लेफ्ट एंड इसको हम लिख सकते हैं लेट्स सपोज 20 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश। तो अब इंस्पेक्ट करेंगे तो ये जो मेरा ऑरेंज एरिया है ये बढ़ गया है। इस डिव के लिए ऑरेंज एरिया में लेफ्ट की तरफ भी जो मेरी 20 पिक्सल्स की मार्जिन है वो मुझे एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है। एंड आप नोटिस करेंगे ये जो सारी की सारी ऑरेंज कलर की मार्जिन है ये कहाँ पर है, ये मेरे बॉर्डर के बाहर के एरिया में है, जबकि पैडिंग बॉर्डर के अंदर होती है, मार्जिन बॉर्डर के बाहर होती है। बॉर्डर कहाँ है, बॉर्डर मेरा ये हाईलाइटेड एरिया है। अब मार्जिन भी ऐसी चीज है जो यूजुअली वेबसाइट्स के ऊपर आपको बहुत ज्यादा दिखेगी। जैसे अगर मैं एक रैंडम विकिपीडिया वेबसाइट पर जाऊँ, इसको अब रैंडम में मैं बार बार सेम वेबसाइट खोल रही हूँ ताकि थोड़ा सा सेम चीजों को हम देख रहे हो। इसको मैं जाकर इंस्पेक्ट कर सकती हूँ तो काफी बार मुझे क्या दिखाई देगा, एक ऑरेंज एरिया दिखाई देगा। यहाँ पर भी ऑरेंजिश ये जो एरिया मुझे दिखाई देता है डिफरेंट जगह, ये क्या है, ये एक्चुअली मेरी मार्जिन है जिसको हमने सेट किया है। यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, ये रही मेरी मार्जिन। अब जैसे बॉर्डर और पैडिंग के लिए शॉर्ट हैंड था वैसे ही हमारे पास मार्जिन के लिए भी शॉर्ट हैंड होता है, बिल्कुल पैडिंग जैसा होता है शॉर्ट हैंड। इसमें अगर मुझे चारों साइड्स की मार्जिन कंट्रोल करनी है तो उसके लिए मैं सिंपली लिख सकती हूँ मार्जिन एंड उसके लिए हम कोई वैल्यू सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जाकर इस मार्जिन बॉटम को हटा देती हूँ और मैं क्या करूंगी, अपने डिव्स को मैं टोटल जो मार्जिन है वो देने वाली हूँ 20 पिक्सल्स के इक्वल। इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश। अब मैं इसको जाकर इंस्पेक्ट कर सकती हूँ तो यहाँ से मैं गई तो चारों डायरेक्शंस में 20 पिक्सल्स की मार्जिन मेरे पास सेट हो गई है। अब आप बोलेंगे कि दीदी राइट साइड में आपकी ये जो ऑरेंजिश एरिया है, ऊपर टॉप में तो उतना ही 20 दिखाई दे रहा है, लेफ्ट में भी 20 है, बॉटम में भी 20 है, बट राइट की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑरेंज एरिया दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हम डिव पर काम कर रहे हैं और डिव क्या होता है, डिव एक ब्लॉक एलिमेंट होता है और ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, पूरी की पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करता है। अब इसके कंटेंट को तो हम छोटा कर सकते हैं पर ब्लॉक एलिमेंट ने क्या कर लिया, पूरे के पूरे पेज को घेर लिया है, तो चाहकर भी हम इसकी राइट मार्जिन को उतना अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए राइट के अंदर जितना भी खाली एरिया बच गया है वो सारा का सारा हमारी राइट मार्जिन के अंदर इंक्लूड हो जाता है। सेकंड शॉर्ट हैंड की बात करें तो इसमें टॉप और बॉटम की एक साथ वैल्यू सेट कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट की एक साथ। तो जैसे अगर अपने डिव के लिए मैं चाहूं तो इसको सेट कर सकती हूँ 20 पिक्सल्स एंड 50 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश। तो यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट करेंगे सिंगल डिव को, इसकी मार्जिन क्या है, लेफ्ट और राइट की मार्जिन 50-50 दिख रही है, ऑल्दो राइट में थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है, बट टॉप एंड बॉटम की मेरे पास आ गई है 20 एंड 20 पिक्सल्स। तीसरा तरीका होता है जब हम टॉप की अलग से करते हैं, लेफ्ट एंड राइट की अलग से एंड बॉटम की अलग से। ये मैं आपको होमवर्क प्रॉब्लम दे रही हूँ कि आप सेम डिव पर क्या करिए,
10 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स एंड 30 पिक्सल्स अभी के अभी पॉज करके लिख कर देख लेना है कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्या नहीं। राइट साइड के लिए यूजुअली क्या होगा, ऑल्दो लेफ्ट और राइट का सेम होना चाहिए, पर क्योंकि डिव क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है, राइट के अंदर आपको आप सेट तो 20 पिक्सल्स करेंगे बट आपको दिखाई ज्यादा एरिया देगा, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत कॉमन है। एंड ये है मेरा वही तरीका चारों साइड्स के लिए एक साथ सेट करने का, जिसमें वही हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, पहले टॉप फिर राइट फिर बॉटम फिर लेफ्ट। तो इस तरीके से चारों साइड्स की मार्जिन सेट करने के लिए मैं यहां पर लिख सकती हूँ 20 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स, 40 पिक्सल्स एंड मेरा 50 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश। तो इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, इस पर हम जाएंगे। यहाँ पर मेरी मार्जिन है, टॉप की मार्जिन है 20, राइट की है 30, ऑल्दो बड़ी दिख रही है क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस बहुत है, बॉटम की है 40 पिक्सल्स एंड लेफ्ट साइड की मार्जिन है सबसे बड़ी विच इज इक्वल टू माई 50 पिक्सल्स। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट की स्पेसिंग को कंट्रोल करने के लिए हम उसकी पैडिंग एंड मार्जिन को कंट्रोल कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज, जो मेरा हेडिंग एलिमेंट होता है H1 एलिमेंट, उसको ऑटोमेटिकली कुछ मार्जिन दी जाती है। जैसे इस पर अगर मैं जाऊंगी तो ऑटोमेटिकली ऊपर और नीचे क्या दिया गया है, इसे कुछ डिफॉल्ट मार्जिन है जो इसके लिए सेट की जाती है। और अगर मैं चाहती हूं कि कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए डिफॉल्ट मार्जिन पहले से सेट कर रखी है पर अभी मुझे उस डिफॉल्ट मार्जिन को हटाना है, तो उसके लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, मैं H1 पर जा सकती हूं और H1 पर जाते ही मैं मार्जिन चारों साइड्स की सेट कर दूंगी टू 0। उससे क्या होगा, एक साथ जितनी की जितनी मार्जिन इसको दी गई थी वो सारी 0 हो जाएगी। अब मैं इस पर जाकर क्लिक करूंगी और एनालाइज करूंगी तो अब इसकी मार्जिन कंप्लीटली 0 हो गई एंड कोई ऑरेंज पार्ट इसके लिए दिखाई नहीं देता। तो इस तरीके से आप मार्जिन सेट भी कर सकते हैं, तो डिफॉल्ट मार्जिन को हम अनसेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर मुझे रिक्रिएट करना है फॉलोइंग एलिमेंट्स यूजिंग द गिवन CSS, यानी इस तरीके का कुछ हम क्रिएट करने वाले हैं अपने HTML CSS को यूज करके। एक तरीके से हम ट्रैफिक लाइट टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर देखने से पता चल रहा है ये मेरा एक बॉक्स है जिसके अंदर 3 इंडिविजुअल लाइट्स मुझे दिखाई दे रही हैं और उनके इंडिविजुअल कलर्स हैं। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपली सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। कुछ ऐसे खास टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एकदम से कि ये क्या दिखा दिया और कैसे बनाएंगे, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन में, क्रिएट अ डिव एंड 3 सिबलिंग डिव्स इनसाइड इट, यानी मुझे एक डिव को क्रिएट करना है और इसके इनसाइड में अंदर की तरफ 3 सिबलिंग डिव्स को क्रिएट करना है। सिबलिंग डिव्स यानी जो एक के बाद एक क्रिएट होंगे। तो एक मेरा आउटर डिव हो जाएगा, इसको अच्छे से बना लेते हैं। एक ये मेरा आउटर डिव होने वाला है एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगी, 3 डिव्स को क्रिएट करूंगी। तो ये मेरा एक डिव हो जाएगा, ये मेरा दूसरा डिव हो जाएगा, ये मेरा तीसरा डिव हो जाएगा। अभी मैंने जो बनाए हैं ये आपको अलग अलग साइजेस के दिख रहे होंगे, बट जब CSS HTML से इनको बनाएंगे तो ये तीनों इक्वल साइज के होंगे। तो अभी HTML के अंदर हम ये वाला पार्ट लिखते हैं। मैंने क्या किया, एक index.html के साथ स्टार्ट किया। इसके अंदर कुछ बेसिक चीजें कर लेते हैं। यहाँ पर इसको मैं नाम दूंगी प्रैक्टिस क्वेश्चन और बॉडी के अंदर मैं शुरुआत में एक डिव क्रिएट करने वाली हूँ। डिव के अंदर मुझे 3 डिव्स को क्रिएट करना है। ये मेरा फर्स्ट डिव हो गया, ये मेरा सेकंड डिव हो गया एंड अब मैं क्रिएट कर दूंगी अपना एक थर्ड डिव। इसको कर लेते हैं सेव। साथ के साथ एक style.css मैंने बनाई हुई है पर दोनों को लिंक नहीं किया, तो इनको लिंक कर लेते हैं। लिंक करने का फॉर्मेट आई होप आप सभी को अभी तक याद हो गया है। रिलेशन में लिखेंगे स्टाइल शीट, href में लिखेंगे style.css। सेव एंड अभी जब रिफ्रेश करेंगे तो मुझे स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखाई देगा। कुछ क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि डिव के अंदर अभी मैंने कोई कंटेंट तो डाला ही नहीं है, तो इसीलिए अभी स्क्रीन पर कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये कह रहा है कि फॉर द आउटर डिव, यानी ये जो बाहर वाला डिव है, इसके लिए अब स्टाइलिंग हम सेट करने वाले हैं। तो इसके लिए स्टाइलिंग सेट करेंगे, हाइट 200 पिक्सल्स, विड्थ 70 पिक्सल्स एंड बॉर्डर के लिए इसने प्रॉपर्टी दी है कि 2 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक कलर का बॉर्डर मुझे सेट करना है। तो ये जो आउटर डिव है इसको मैं कुछ नाम देने वाली हूँ। लेट्स सपोज इसको मैं ID दूंगी कुछ आउटर। इसको कर लेते हैं सेव एंड अब आउटर के नाम से इसको मैं स्टाइलिंग देने वाली हूँ। मैंने सिंपली डिव क्यों नहीं लिखा style.css के अंदर, तो आई होप कि इसका जवाब आप सभी को पता है, क्योंकि अगर पता है तो उससे पता चलता है हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो रहे हैं, और नहीं पता है तो मतलब पुराने वाले चैप्टर्स को CSS वालों को हमें थोड़ा सा और अच्छे से रिवाइज करने की जरूरत है, CSS एंड बोथ HTML। अब डिव को मैंने ID दी है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ डिव लिख देती तो स्टाइल जो आउटर डिव पर जाना चाहिए था वो इनर डिव्स पर भी जाता, क्योंकि डिव तो कॉमन HTML एलिमेंट है, तो वो सारे के सारे डिव्स पर स्टाइल अप्लाई करता। तो इसीलिए मैंने ID सिलेक्टर को यूज किया है, एलिमेंट सिलेक्टर को यूज नहीं किया। तो अब आउटर के अंदर हम क्या करेंगे, आउटर के अंदर मैं स्टाइलिंग सेट करने वाली हूँ। पहले हाइट सेट कर देते हैं। हाइट मुझे सेट करनी है 200 पिक्सल्स, उसके बाद विड्थ मुझे सेट करनी है 70 पिक्सल्स। अब मुझे बॉर्डर सेट करना है, तो बॉर्डर को एक साथ सेट कर देते हैं। 2 पिक्सल्स का मुझे सॉलिड ब्लैक कलर का बॉर्डर सेट करना है। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश।
तो अब मेरे पेज में मुझे आउटर डिव की बाउंड्री दिखाई देने लग गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। नेक्स्ट मुझे बताया गया है फॉर द इनर डिव, तो यहाँ पर आउटर की जगह मेरे पास इनर डिव होने वाला है कि इनर डिव के लिए सेट द फॉलोइंग स्टाइलिंग। फॉलोइंग स्टाइलिंग में क्या होगा, सबसे पहले डिव के लिए मैं हाइट सेट करूंगी, उसके लिए विड्थ सेट करूंगी एंड बॉर्डर को सेट करेंगे 2 पिक्सल का दोबारा से सॉलिड ब्लैक बॉर्डर। तीनों के तीनों इनर डिव्स के लिए एक साथ ये चीज मुझे सेट करनी है। तो जब मल्टीपल चीजों के लिए एक साथ चीज सेट करनी होती है तो कौन सा सिलेक्टर यूज करते हैं, या तो मैं एलिमेंट सिलेक्टर यूज कर सकती हूँ, पर एलिमेंट सिलेक्टर यूज किया तो बाहर वाले डिव के लिए भी स्टाइलिंग सेट हो जाएगी। तो इसीलिए मैं इन तीनों डिव्स को एक क्लास के अंदर डालने वाली हूँ। इन तीनों को मैं कॉमन क्लास दूंगी इनर। यही क्लास मैं सेकंड डिव को भी देने वाली हूँ, यही क्लास मैं थर्ड डिव को भी देने वाली हूँ। इसको कर लेते हैं सेव। स्टाइल के अंदर जाकर क्लास सिलेक्टर यूज करूंगी डॉट इनर एंड अब इसके लिए हाइट सेट कर देते हैं। हाइट होगी 50 पिक्सल्स, मेरी विड्थ क्या होने वाली है, विड्थ भी होगी 50 पिक्सल्स एंड मेरा बॉर्डर होने वाला है ये सेम 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का। तो इसको कॉपी करके पेस्ट, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये 3 मुझे बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं एंड ये तीनों बॉक्सेस क्या है, ये तीनों बॉक्सेस एक तरीके से मैंने स्क्वायर बनाए हैं। स्क्वायर कैसे पता चलता है, जब आपकी हाइट और विड्थ सेम होती है तो मतलब आपने एक स्क्वायर बॉक्स बनाया है। नेक्स्ट स्टाइल की बात करते हैं। अब तीनों ही बॉक्सेस को मैं एक मार्जिन भी देने वाली हूँ 10 पिक्सल्स की। तो मार्जिन देने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे मार्जिन एंड 10 पिक्सल्स। मार्जिन देने से क्या होगा, बॉक्सेस के बीच का एरिया बढ़ जाएगा, यानी बीच में स्पेस आ जाएगी। इसको करेंगे रिफ्रेश तो बॉक्सेस के बीच में स्पेस आ गई है एंड क्योंकि मैंने सिर्फ मार्जिन यूज किया है, मार्जिन यूज किया मतलब चारों जो डायरेक्शंस है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों में मार्जिन 10 पिक्सल्स की आ गई। टॉप में भी 10 पिक्सल्स है, लेफ्ट में भी 10 पिक्सल्स है, बॉटम में भी 10 पिक्सल्स है, राइट की तरफ भी 10 पिक्सल्स है। बट क्योंकि डिव है, ब्लॉक एलिमेंट है, तो सारा का सारा राइट साइड का ऑक्यूपाई कर रहा है। जो पेरेंट एलिमेंट जितना सेट करता है उसका सारा राइट साइड का वो ऑक्यूपाई करता है। एंड लास्ट एक स्टाइलिंग देने वाले हैं कि मेक इनर डिव्स सर्कुलर इन शेप, यानी इन तीनों डिव्स को अभी तो मैंने बॉक्स की शेप में बनाया है, अब इनको मुझे सर्कुलर बनाना है। किसी भी बॉक्स को सर्कुलर बनाने के लिए हम क्या करते थे, बॉर्डर रेडियस को यूज करते थे। तो मैं लिखूंगी बॉर्डर रेडियस एंड कंप्लीटली अगर मुझे स्क्वायर का सर्कल बनाना है तो हम लिखते थे 50%। परसेंटेज के बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ रहे होंगे, बट अभी के लिए मैंने याद कर लिया कि बॉर्डर रेडियस 50%, यानी अब मैं एक सर्कल बनाने वाली हूँ। इसको जाकर करेंगे रिफ्रेश तो अब मेरे पास 3 सर्कल्स क्रिएट हो गए हैं। और नेक्स्ट मुझे क्या करना है, सारे के सारे सर्कल्स को मुझे इंडिविजुअल कलर्स देने हैं, यानी रेड, येलो एंड ग्रीन। तो अब इंडिविजुअल कलर्स देने के लिए इनको मैं एक आईडी दे देती हूँ। ये मेरा होने वाला है रेड कलर, इसको आईडी दे देंगे हम येलो एंड इस तीसरे डिव को मैं आईडी देने वाली हूँ ग्रीन। इसको करते हैं सेव। style.css के अंदर जाकर पहले मैं रेड को सिलेक्ट करूंगी। इसको हम कलर देने के लिए किसी भी बॉक्स को जब मुझे कलर देना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बैकग्राउंड कलर। तो इसको मैं बैकग्राउंड कलर देने वाली हूँ रेड के इक्वल। सिमिलरली येलो को बैकग्राउंड कलर हम देंगे येलो के इक्वल। अच्छा, यहाँ पर ये जो मेरा बॉक्स है आउटर बॉक्स, इसको विड्थ मैंने 70 दे दी है, पिक्सल्स नहीं दिया था। तो इसको कर लेते हैं सेव। तो अब इसकी विड्थ क्या होगी, अभी तो ये प्रॉपर पूरा स्क्रीन को भर रहा है पर अब इसकी विड्थ छोटी होने वाली है, यानी रिफ्रेश किया तो अब ये थोड़ा इस शेप में आ रहा है। रेड और येलो कलर मेरे पास आ गए। थर्ड को भी कलर दे देते हैं, ग्रीन को मैं बैकग्राउंड कलर देने वाली हूँ ग्रीन के इक्वल। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये पूरी की पूरी ट्रैफिक लाइट जिसको हमने देखा था उसको हमने क्रिएट कर लिया है। एंड इस तरीके से अब आप थोड़ा थोड़ा हम समझना शुरू करेंगे कि अभी तक जो हम डिफरेंट वेबसाइट्स देखते थे, उन पर डिफरेंट शेप्स देखते थे, अलग अलग जो खूबसूरत से बटन्स देखते थे, अलग अलग स्टाइल्स देखते थे, उनको हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट हम खुद स्टाइलिंग क्रिएट कर सकते हैं, हम खुद सर्कल तक बना सकते हैं, अलग अलग शेप्स बना सकते हैं, जिनको हम अभी CSS के अंदर और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे आगे जाकर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ने से पहले HTML के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने सीखे थे एंड इन कॉन्सेप्ट्स को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने HTML के अंदर बात की थी इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। अब हमें बेसिक आइडिया लग गया इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। इनको हल्का सा हम रिवाइज भी कर लेते हैं। हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते थे, हमारी स्क्रीन की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेते थे, यानी पूरी स्क्रीन को ऑक्यूपाई करते हैं। अगर मेरे पास कोई ब्लॉक एलिमेंट है तो वो अपनी पूरी जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा और बाकी की चीज को अगली लाइन के अंदर आना पड़ेगा। एंड दूसरा, सारे के सारे जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा नेक्स्ट लाइन से, न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। जबकि इनलाइन एलिमेंट्स क्या करते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स को जितनी जगह चाहिए होती है, जितनी नेसेसरी होती है उनके लिए विड्थ, उतनी ही विड्थ को ऑक्यूपाई करते हैं। और इनलाइन एलिमेंट्स नई लाइन से शुरू नहीं होते। जैसे ये यहाँ पर एलिमेंट एक के बाद एक आ रहे हैं, तो मतलब ये मेरे इनलाइन एलिमेंट्स हैं जो नई लाइन से स्टार्ट नहीं हो रहे, उसी लाइन के अंदर खड़े होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से 2 डिफरेंट कैटेगरीज में हम अपने एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकते थे HTML एलिमेंट्स को। एक होते थे हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स, एक होते थे हमारे इनलाइन एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट जिस प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे वो इसी से रिलेटेड है, जो है मेरी डिस्प्ले प्रॉपर्टी।
डिस्प्ले प्रॉपर्टी कंट्रोल कर सकती है कि किसी भी एलिमेंट को जो मेरा CSS है वो एक ब्लॉक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा या फिर एक इनलाइन एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा, या फिर उसके जो चिल्ड्रन है उनका लेआउट किस तरीके से सेट किया जाएगा। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में एक बार सर्च भी कर लेते हैं। मैं MDN पर सर्च करने वाली हूँ, डिस्प्ले MDN। तो ये जो मेरी डिस्प्ले प्रॉपर्टी है ये मुझे दिखाई देगी। अब डिस्प्ले के अंदर मैं अलग अलग तरीके से अपने एलिमेंट्स का डिस्प्ले सेट कर सकती हूँ। डिस्प्ले के अंदर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जो वैल्यू सेट की जा सकती है, तो अलग अलग तरीके से हम वैल्यू को सेट कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम उतना डिटेल में नहीं देखेंगे, अभी के लिए हम उतना डिटेल में देखेंगे जितना हमारे लिए जरूरी है। तो डिस्प्ले में हम दो वैल्यूज की बात करेंगे, एक है मेरी इनलाइन वैल्यू, एक है मेरी ब्लॉक वैल्यू। इनलाइन वैल्यू का क्या काम होता है? इनलाइन वैल्यू हम डिस्प्ले इनलाइन जिसे भी एलिमेंट को कर देते हैं, अब वो एलिमेंट एक इनलाइन एलिमेंट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। और जिस भी एलिमेंट पर मैंने प्रॉपर्टी सेट कर दी डिस्प्ले टू ब्लॉक, वो एक ब्लॉक एलिमेंट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, चाहे वो ब्लॉक एलिमेंट हो चाहे वो ब्लॉक एलिमेंट ना हो। इसके लिए मैं क्या करूंगी, एक index.html पेज मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसको एक style.css के साथ मैंने लिंक किया है। अभी तक ये एक एम्प्टी पेज है, मतलब खाली है, कुछ भी इसके ऊपर नहीं है। तो मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स क्रिएट करूंगी। पहले तो मैं एक हेडिंग क्रिएट करने वाली हूँ, लेट्स सपोज H2 मैं क्रिएट कर रही हूँ, दिस इज माई हेडिंग 1। उसके बाद एक दोबारा से H2 क्रिएट करूंगी, दिस इज माई हेडिंग 2। एंड इसके साथ साथ एक स्पैन को क्रिएट करूंगी, ये है मेरा स्पैन 1। एंड एक और स्पैन क्रिएट करूंगी, ये है मेरा स्पैन 2। अब हमें ऑलरेडी पता है कि मेरी जो हेडिंग होती है H1 H2 ये क्या होते हैं, ये ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और मेरा स्पैन क्या होता है, मेरा स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट होता है। तो इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरी हेडिंग्स मुझे दिखाई दे रही है, स्पैन मुझे दिखाई दे रहा है। इनको मैं इंस्पेक्ट करके भी चेक कर सकती हूँ। इंस्पेक्ट करूंगी तो हेडिंग क्या कर रही है, पूरी पूरी विड्थ ले रही है। स्पैन क्या कर रहा है, जितनी विड्थ उसको जरूरी है स्पैन एलिमेंट सिर्फ उतनी ही विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है। अब मैं स्टाइल के अंदर जाकर जितनी भी मेरी H2 हैं उनके लिए डिस्प्ले सेट करने वाली हूँ टू इनलाइन। तो मेरी H2 कैसा बिहेव करेंगी, मेरी H2 इनलाइन जैसा बिहेव करेंगी। इनलाइन एलिमेंट क्या करता है, फुल विड्थ ऑक्यूपाई नहीं करता, इसीलिए जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो अब क्या हुआ, हेडिंग अब उतनी ही जगह ऑक्यूपाई कर रही है जितनी उसको जरूरी है। हेडिंग 2 भी उतनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है जितनी उसको जरूरी है। एंड अब क्योंकि इनलाइन एलिमेंट्स नई लाइन से स्टार्ट नहीं होते, इसीलिए हेडिंग 1 हेडिंग 2 स्पैन 1 स्पैन 2 चारों इनलाइन है, तो चारों एक ही लाइन के अंदर आकर खड़े हो गए। इसी सेम तरीके से मेरा जो स्पैन है उसके लिए डिस्प्ले को मैं सेट कर सकती हूं टू ब्लॉक। इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब क्या हुआ, हेडिंग 1 हेडिंग 2 ये तो इनलाइन हो गए, बट स्पैन क्या हो गया, स्पैन ब्लॉक एलिमेंट हो गया, तो पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है। ये वाला स्पैन भी ब्लॉक एलिमेंट हो गया तो पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जब भी कोई ऐसा एलिमेंट जो चाहे पहले इनलाइन हो चाहे पहले ब्लॉक हो, अगर मैं उसको इनलाइन की तरह सेट करना चाहती हूँ तो हम यूज करेंगे डिस्प्ले इनलाइन का कुछ इस तरीके से। एंड जिस एलिमेंट को ब्लॉक की तरह दिखाना चाहते हैं उसके लिए हम यूज करेंगे डिस्प्ले ब्लॉक। मैं चाहूँ तो इनको बैकग्राउंड कलर भी दे सकती हूँ। लेट्स सपोज इसको मैंने एलिस ब्लू बैकग्राउंड कलर दे दिया, इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया ताकि ट्रैक करना आसान रहे, येलो ग्रीन। सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरी हेडिंग बन गई है। थोड़ा सा और डार्कर दे देते हैं, पिंकिश कलर हम इसको दे देते हैं, रिफ्रेश। तो ये मेरी हेडिंग्स है एंड अब ये मेरे स्पैन हो गए जो ब्लॉक की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज करके कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ऑब्जर्व करने वाले हैं। जैसे मैं क्या करूंगी, index.html के अंदर इन हेडिंग और स्पैन को हटाकर मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक डिव क्रिएट करूंगी। डिव के अंदर मैं कोई कंटेंट लिखने वाली हूँ, लेट्स सपोज लॉरम इप्सम। इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा जो कंटेंट है वो मेरे पास आ जाएगा, करीबन 3.5 लाइंस। इनको मैं चाहूँ तो कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ, बाकी इसका भी शॉर्टकट होता है करने का। बट इस तरीके से मैंने अपना एक डिव बनाया और उसके अंदर काफ़ी सारा कंटेंट दिखाया। अभी के लिए सारी की सारी ये स्टाइलिंग हम हटा देते हैं, सेव एंड यहाँ पे रिफ्रेश। तो काफ़ी सारा कंटेंट मुझे दिखाई देगा। एंड अब इस सारे कंटेंट के अंदर इंटरनली मैं एक स्पैन को क्रिएट करने वाली हूँ। तो मैंने क्या किया, एक स्पैन को क्रिएट किया एंड स्पैन के अंदर मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ स्पैन, या फिर इस पर हम लिखने वाले इनलाइन, क्योंकि स्पैन क्या होता है, स्पैन बाय डिफॉल्ट इनलाइन होता है। इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश। तो अभी के लिए ये यहाँ पर है, इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। स्पैन को मैं बैकग्राउंड कलर देने वाली हूँ, लेट्स सपोज लाइम ग्रीन या लाइन दे देते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो यहाँ पर मुझे अलग से दिखाई दे रहा है कि ये मेरा स्पैन एलिमेंट है जो मैंने डिव के अंदर यहाँ पर बनाया है। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए इनलाइन एलिमेंट है।
मैं अब ट्राई करने वाली हूँ इस इनलाइन एलिमेंट को कुछ प्रॉपर्टीज़ देने की, जिन प्रॉपर्टीज़ को हमने आज सीखा है, जैसे मेरी बॉर्डर प्रॉपर्टी हो गई, या फिर मेरी हाइट हो गई, विड्थ हो गई, मार्जिन हो गई, पैडिंग हो गई, वो सारी प्रॉपर्टीज़ हम स्पैन को देंगे। तो सबसे पहले स्पैन को क्या करेंगे, एक बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर में सेट करूँगी 2 पिक्सल का, इसको बॉर्डर देते हैं। सॉलिड हम बॉर्डर देंगे इसको ब्लैक कलर का। सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुआ, बॉर्डर मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ये 2 पिक्सल का ब्लैक सॉलिड बॉर्डर मुझे दिखाई दे रहा है। अब इसको मैं थोड़ी सी हाइट देने वाली हूँ। मैं स्पैन को हाइट देने वाली हूँ, लेट्स सपोज 100 पिक्सल्स। इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश। अब जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रही हूँ कुछ होता नहीं, मतलब स्पैन एलिमेंट को, इस एलिमेंट को जब मैंने हाइट देने की कोशिश करी तो CSS के अंदर लिखी हुई इस हाइट को ब्राउजर ने क्या किया, इग्नोर कर दिया। मतलब इस हाइट को इसने इंप्लीमेंट ही नहीं किया। और अगर मैं इसको सेम विड्थ दूं तो विड्थ में मैं इसको लेट्स सपोज देती हूँ 20 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश। तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आया। मैं चाहूँ तो इसको 200 पिक्सल्स की भी विड्थ दे सकती हूँ। रिफ्रेश किया तो भी कोई चेंज नहीं आया। मतलब हाइट और विड्थ जब भी मैं स्पैन एलिमेंट के लिए सेट कर रही हूँ तो फिर उसे मेरा ब्राउजर इग्नोर कर रहा है और यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। सिमिलरली मैं पैडिंग की बात करती हूँ। मैं इसे पैडिंग देने वाली हूँ। यहाँ पर पैडिंग देते हैं 50 पिक्सल्स के इक्वल। सेव, रिफ्रेश। तो पैडिंग में कुछ कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट हुई। पैडिंग के अंदर पैडिंग इंप्लीमेंट हुई है। पैडिंग यानी जो मेरे एलिमेंट के अंदर इंप्लीमेंट होती है। तो ऊपर से टॉप से 50 आया, बॉटम से 50 आया, लेफ्ट से 50 आया, राइट से 50 आया। बट ये जो पैडिंग आई है, ये यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरा जो ऑलरेडी डिव के अंदर कंटेंट लिखा हुआ था उसके साथ मर्ज कर रही है पैडिंग। मतलब ये कंटेंट मेरे इनलाइन एलिमेंट के अंदर ही मुझे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसको मैं इंस्पेक्ट भी कर सकती हूँ। इंस्पेक्ट करके यहाँ पर जाऊँगी, क्लिक किया तो ये मेरी ग्रीन के साथ ग्रीन मर्ज हो रहा है। तो इसको लाइम की जगह मैं क्या करूँगी, कोई और कलर दे देती हूँ। लेट्स सपोज इसको मैंने पिंक कलर दिया। सेव, रिफ्रेश। तो अब मैं जाकर अगर एनालाइज करूँ तो यहाँ पर ये मेरा ग्रीनिश कलर में जितना भी एरिया दिखाई दे रहा है, ये मेरी पैडिंग है 50-50 पिक्सल्स की हर साइड के ऊपर। एंड अंदर जो कंटेंट ब्लू में दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ मेरा कंटेंट वाला पार्ट है स्पैन के अंदर। तो पैडिंग मैंने दे दी, पर जब भी इनलाइन एलिमेंट को मैंने पैडिंग दी, क्या हो रहा है, वो बाकी एलिमेंट्स के साथ मर्ज हो रही है। यहाँ पर अपने डिव से पहले मैं एक हेडिंग एलिमेंट को क्रिएट करूँगी। यहाँ लिख देती हूँ रैंडम हेडिंग। सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके से इनलाइन के अंदर जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है, डिव के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, इसको मैं और थोड़ा सा बढ़ाने वाली हूँ। सेव एंड रिफ्रेश। अब मुझे और क्लियरली चीज़ें थोड़ा सा दिखाई दे रही हैं। अब मैं साथ के साथ क्या करूँगी, इसका एक बार बैकग्राउंड कलर हटाकर देखते हैं। इसको करते हैं रिफ्रेश। अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिलेगी। एंड इसको थोड़ा सा जूम इन करके भी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो इनलाइन एलिमेंट है, इस पर ऊपर से टेक्स्ट ओवरलैप कर रहा है, इस पर नीचे से टेक्स्ट ओवरलैप कर रहा है। बस ये जो मैंने इनलाइन लिखा है, इसके लेफ्ट और राइट से, यानी लेफ्ट और राइट साइड में टेक्स्ट ओवरलैप नहीं कर रहा। तो यहां से मुझे पता चलता है कि इनलाइन को जो मैंने पैडिंग दी है वो ऊपर से सेट नहीं हो रही, ना वो नीचे से सेट हो रही है। क्यों? क्योंकि पैडिंग अगर सेट होती तो यहाँ पर खाली जगह मुझे देखने को दिखाई देती। तो इनलाइन एलिमेंट के लिए पैडिंग सिर्फ इसके लेफ्ट एंड सिर्फ इसके राइट तरफ सेट हो रही है। तो ये एक चीज़ है जो हम यहाँ से सीख सकते हैं कि पैडिंग सिर्फ कहाँ सेट हुई। पैडिंग मेरी सिर्फ लेफ्ट एंड सिर्फ राइट के अंदर सेट हुई है। सेम चीज़ हम मार्जिन के साथ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब मैं इस एलिमेंट को एक मार्जिन दूंगी, लेट्स सपोज इसे हम 20 पिक्सल की मार्जिन देते हैं। सेव, रिफ्रेश। तो मार्जिन के साथ क्या हुआ कि मार्जिन मेरे बॉर्डर के, जो मेरा बॉक्स का बॉर्डर बनता है, उसके बाहर की तरफ सेट होती है। तो टॉप मार्जिन की बात करें तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आया। बॉटम मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर भी अभी दिख नहीं रहा, पर थोड़ा सा अगर मैं और टेक्स्ट ऐड कर दूंगी नीचे की तरफ तो मुझे दिखने लग जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया। सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, बॉटम की तरफ भी कोई मार्जिन ऐड नहीं हो रही क्योंकि कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। बट लेफ्ट की तरफ ये एक्स्ट्रा स्पेस आ गया, राइट की तरफ ये एक्स्ट्रा स्पेस आ गया। तो मेरी मार्जिन भी कहाँ सेट हो रही है, सिर्फ लेफ्ट और राइट के अंदर। इसको मैं इंस्पेक्ट करके भी ऑब्जर्व कर सकती हूँ। मैं अगर यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँ इस पर जाकर, तो मुझे ऑरेंज एरिया कहाँ दिखाई दे रहा है, मुझे अपना ऑरेंज एरिया सिर्फ लेफ्ट और राइट के अंदर दिखाई दे रहा है। मतलब मेरी जो मार्जिन है वो सिर्फ लेफ्ट और राइट में इंप्लीमेंट हो रही है, टॉप और बॉटम में इंप्लीमेंट नहीं हो रही। सेम चीज पैडिंग के साथ होती है। पैडिंग सिर्फ लेफ्ट और राइट में इंप्लीमेंट हो रही है क्योंकि सिर्फ वहां खाली स्पेस है, ऊपर और नीचे पर इंप्लीमेंट नहीं हो रही क्योंकि टेक्स्ट ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पर भी मैं देख सकती हूँ कि मार्जिन भी मेरी सिर्फ लेफ्ट
एंड राइट के साथ इंप्लीमेंट हो रही है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो मैंने ऑब्जर्व की कि स्पैन एलिमेंट के अंदर जब हम स्टाइलिंग सेट करते हैं तो हाइट एंड विड्थ तो कभी सेट ही नहीं हो रही, एंड पैडिंग एंड मार्जिन सिर्फ लेफ्ट और राइट के साथ सेट हो रही है, टॉप एंड बॉटम के साथ सेट नहीं हो रही। अब यही सेम स्टाइलिंग अगर हम किसी ब्लॉक एलिमेंट पर अप्लाई करते तो देखते हैं क्या होता है। मैं इस डिव को चेंज करने वाली हूँ टू अ पैराग्राफ, तो इसको मैं एक पैराग्राफ की फॉर्म में चेंज कर देती हूँ एंड ऊपर एक अलग से मैं डिव बनाने वाली हूँ। इसको करते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए क्या हुआ, डिव के अंदर कुछ भी नहीं था तो डिव में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं उस डिव के लिए सेम स्टाइल सेट करने वाली हूँ जो मैंने यहाँ पर स्पैन के लिए सेट किया था। इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश, एंड इसको जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया ये मेरा डिव हो गया। बट ये इस इनलाइन एलिमेंट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इनलाइन एलिमेंट के लिए जब मैंने हाइट 100 पिक्सल की तो उसकी हाइट 100 पिक्सल नहीं हुई, जबकि यहाँ पर अब अगर मैं अपने डिव को इंस्पेक्ट करूँ तो इस डिव की हाइट क्या दिखा रहा है, इस डिव की हाइट है मेरे पास 100 पिक्सल्स के इक्वल। सिर्फ इस कंटेंट पर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर इसकी हाइट है 100 पिक्सल्स के इक्वल एंड इसकी जो विड्थ है वो है मेरे पास 200 पिक्सल्स। तो यहाँ पर मैंने विड्थ को सेट किया था एज 200 पिक्सल्स। पैडिंग की अगर बात करें तो 50 पिक्सल्स हर साइड में दिया गया है, ये इसकी पैडिंग हमें दिखाई दे रही है और बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। और मार्जिन की बात करें तो वो सेट हुई है एज 20 पिक्सल्स। अब हम एक और चीज़ ऑब्जर्व करने वाले हैं। मैं क्या करूँगी, अपनी पूरी की पूरी स्टाइलिंग में यहाँ से हटाने वाली हूँ एंड index.html के अंदर ये सारा का सारा कंटेंट हटाकर हम सिंपली 3 डिव्स को क्रिएट करेंगे। ये है मेरा div 1, सिमिलर वे में हम क्रिएट करने वाले हैं अपना div 2 एंड उसके बाद एक div 3। अब मैं इन डिव्स के लिए कुछ स्टाइलिंग सेट करने वाली हूँ, क्योंकि डिव ब्लॉक एलिमेंट है तो सारे के सारे स्टाइल अप्लाई करने चाहिए। अभी के लिए क्या है, स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पर डिव को अगर मैं हाइट दे दूंगी, लेट्स सपोज मैंने इसको हाइट दी है 200 पिक्सल्स, इसको हम विड्थ दे सकते हैं, ये भी 200 पिक्सल्स। तो ये मेरा डिव जो है अभी भी दिखाई नहीं देगा। देखने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लेट्स सपोज ग्रीन येलो, इसको मैंने कलर दे दिया। इसको करेंगे रिफ्रेश तो ये मेरे 3 डिव्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब इन्हें एक बॉर्डर भी दे देते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर, सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरे 3 डिव्स आ गए एक साथ। अब इन तीनों डिव्स को मैं एक मार्जिन देने वाली हूँ। मार्जिन मैंने दी है 5 पिक्सल्स की, सेव, रिफ्रेश। तो तीनों के बीच में थोड़ा सा मेरे पास डिस्टेंस आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो तीनों डिव्स है ना, ये सेम लाइन के ऊपर आ जाए, मतलब पहला डिव यहाँ आ जाए, दूसरा डिव यहाँ आ जाए, तीसरा डिव यहाँ आ जाए। तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगी कि तीनों डिव्स, अब मुझे पता है कि सेम लाइन पर सारे एलिमेंट्स, कैसे एलिमेंट्स सेम लाइन पर आ जाते हैं, मेरे इनलाइन एलिमेंट सेम लाइन पर आ जाते हैं। तो मैं इसे डिस्प्ले देने की कोशिश करूँगी इनलाइन। अब जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूँगी, मुझे स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। मतलब ये ब्लैकिश लाइंस मुझे दिखाई देंगी। ये ब्लैक लाइंस मुझे दिखाई क्यों दे रही है, मुझे मेरा नॉर्मल डिव एलिमेंट क्यों नहीं दिखाई दे रहा, वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि जैसे ही मैंने डिव को इनलाइन बना दिया, अब डिव के ऊपर ये जो मार्जिन है ये अप्लाई नहीं कर रही है एंड काफ़ी सारी स्टाइलिंग है जो अप्लाई करेगी नहीं। मेरा जो ब्राउज़र है ना अब उस डिव की हाइट को देख पा रहा है, ना अब उस डिव की विड्थ को देख पा रहा है। अब हाइट विड्थ है नहीं, इसीलिए ब्राउज़र अब उसके बैकग्राउंड कलर को भी इग्नोर कर रहा है एंड मार्जिन को तो टॉप और बॉटम से इग्नोर करता ही है। मार्जिन बस कहाँ पर मिली है, 5 पिक्सल इनके बीच में, मतलब लेफ्ट और राइट में सिर्फ मार्जिन दे पाया है। बट अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई भी ऐसा ब्लॉक एलिमेंट है जिसकी स्टाइलिंग भी रह जाए और वो इनलाइन भी बन जाए, तो उसके लिए मैं उसे क्या बना सकती हूँ, उसके लिए हम उस एलिमेंट को इनलाइन ब्लॉक बना सकते हैं। इसको अब अगर मैं करूँ सेव एंड रिफ्रेश तो क्या हुआ, तीनों के तीनों जो डिव्स थे उनकी स्टाइलिंग भी रह गई और वो इनलाइन भी बन गए। तो ये एक तीसरी वैल्यू आती है मेरी डिस्प्ले प्रॉपर्टी के लिए, विच इज कॉल्ड माई इनलाइन ब्लॉक। तो जब भी मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वैल्यू को इनलाइन ब्लॉक बनाती हूँ तो उससे क्या होता है, मेरे जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन पर जो भी स्टाइल अप्लाई हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू ब्लॉक एलिमेंट्स अप्लाई होगा, बट वो जो बिहेव करेंगे वो बिहेव करेंगे इनलाइन एलिमेंट्स की तरह, यानी सिंगल लाइन के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इसीलिए इनलाइन ब्लॉक भी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है जब भी हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जब भी मैं चाहती हूँ मेरे कोई ब्लॉक एलिमेंट्स मुझे दिए हुए हैं बट उन्हें मुझे सिंगल लाइन के अंदर लेकर आना है, बट मैं ये भी नहीं चाहती उनकी CSS प्रॉपर्टीज लूज हो जाएं, तो उसको हम सिंपली इनलाइन ब्लॉक की तरह सेट कर देंगे। डिस्प्ले के अंदर एक और यूनिक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है कि डिस्प्ले को हम नन भी सेट कर सकते हैं। जैसे अगर ये मेरा थर्ड डिव है, इसको मैं एक यूनिक ID देने वाली हूँ थर्ड, सेव, यहाँ पर मैंने किया थर्ड। अब अगर मैं थर्ड का जो डिस्प्ले है वो सेट कर दूं टू नन,
इसको मैं सेव कर दूंगी एंड करूंगी रिफ्रेश, तो मेरा तीसरा एलिमेंट गायब हो जाएगा। तो जब भी मुझे किसी भी एलिमेंट को स्क्रीन पर से गायब करना होता है उसको हम डिस्प्ले नन कर देते हैं। अब अगर मैं इंस्पेक्ट करूं अपनी स्क्रीन पर, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है नहीं। वो थर्ड एलिमेंट गायब कैसे हो गया? क्योंकि मैंने उसके डिस्प्ले को कर दिया नन। डिस्प्ले नन को अगर हटा दूं तो वो दिखने लग जाएगा, अगर इसको कर दें तो वो मेरी स्क्रीन से गायब हो जाएगा। तो कई बार वेब पेजेस के ऊपर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हम चाहते हैं कि थोड़े टाइम तक हिडन रहे, तो किसी भी एलिमेंट को हाइड करने के लिए स्क्रीन से हम उसके डिस्प्ले को सेट कर सकते हैं टू नन। नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं और ज्यादा यूनिट्स को अपने CSS के अंदर। तो अभी तक हमने दो टाइप्स के यूनिट्स पढ़े थे, हमारे एब्सोल्यूट यूनिट्स, हमारे रिलेटिव यूनिट्स। उसके अंदर हमने बात की थी एब्सोल्यूट के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है वो पिक्सल्स है, एंड रिलेटिव्स के अंदर हम परसेंटेज m और रेम्स को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये बाकी भी यूनिट्स होते हैं बट इनको इतनी ज़्यादा हम प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करेंगे। एब्सोल्यूट यूनिट्स के अंदर हम पिक्सल्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिलेटिव यूनिट्स को CSS के अंदर। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम परसेंटेज की। तो परसेंटेज की जब बात करते हैं तो परसेंटेज का यूज किया जाता है यूनिट्स की टर्म्स में साइज को सेट करने के लिए एज रिलेटिव टू एन एलिमेंट्स पेरेंट ऑब्जेक्ट। यानी अगर मैंने कोई डिव बनाया है, मान लेते हैं ये मेरा कोई आउटर डिव है एंड इसके अंदर मैंने किसी इनर डिव को क्रिएट किया है, तो अगर इस इनर डिव की कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको मैं आउटर डिव, ये आउटर डिव क्या हो गया, इसका पेरेंट हो गया, एंड ये क्या हो गया, चाइल्ड डिव हो गया। तो अगर चाइल्ड की कोई प्रॉपर्टी है जो मैं पेरेंट के रिलेशन में सेट करना चाहती हूँ तो उसके लिए हम यूज करेंगे परसेंटेज का। जैसे डिव में पेरेंट क्या हो जाएगा, अगर मैंने डिव इस तरीके से बनाया एंड इस डिव के अंदर ही जाकर हम क्या करें, अपने चाइल्ड डिव को क्रिएट कर दें। ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा चाइल्ड डिव, यानी ये मेरा बाहर वाला डिव है। और इसी के अंदर नेस्टेड फॉर्म में जब भी एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ हम क्रिएट करते हैं प्रोग्रामिंग में तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड हो गया, घोंसला बना दिया कि बाहर वाले डिव के अंदर घोंसला बनाकर अंदर वाला डिव रहने लग गया, तो ये नेस्टेड भी कहते हैं इसको। एंड इसको अभी तक हमने सीखा है HTML में क्या सीखा था कि जो बाहर वाला डिव है ये हायरार्की में ऊपर आएगा, अंदर वाला डिव हायरार्की में नीचे आएगा। तो ये मेरा चाइल्ड एलिमेंट हो जाएगा, ये मेरा डायरेक्टली ऊपर है तो ये मेरा पेरेंट एलिमेंट हो जाएगा। तो अब अगर अपने चाइल्ड एलिमेंट की किसी प्रॉपर्टी को मैं पेरेंट एलिमेंट के रिलेशन में सेट करना चाहती हूँ तो उसके लिए हम परसेंटेज का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं चाहती हूँ चाइल्ड की जो विड्थ है वो पेरेंट की विड्थ की 33.33% हो जाए, मतलब 1/3 हो जाए एग्जैक्टली, तो उसके लिए मैं लिख सकती हूँ विड्थ एंड शुड बी इक्वल टू 33.33%। तो ये जो विड्थ सेट होगी ये सेट होगी रिलेटिव टू द पेरेंट। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने index.html के अंदर क्या किया, मैं बनाने वाली हूँ एक h1 हेडिंग। इसको मैं हेडिंग लिख देती हूँ, इसको करते हैं सेव एंड एक बार रिफ्रेश। तो क्या हुआ, मुझे एक हेडिंग दिखाई दे रही है। इसको मैं इंस्पेक्ट भी कर सकती हूँ। अभी के लिए हेडिंग कितनी विड्थ ले रही है, अभी के लिए हेडिंग पूरी की पूरी विड्थ ले रही है। और हेडिंग का पेरेंट क्या है, हेडिंग का पेरेंट है पूरी बॉडी, क्योंकि हेडिंग कहाँ आ रही है, H1 हेडिंग आ रही है बॉडी के अंदर। बट मैं चाहती हूँ H1 जो हेडिंग है ना, इसका कॉन्टेंट अभी तो 100% विड्थ ले रहा है बट ये सिर्फ 33.33% विड्थ ले। तो मैं style.css के अंदर जाकर क्या करूँगी, H1 के लिए सबसे पहले तो मैं एनालाइज करती हूँ कि ये विड्थ कितनी ले रहा है। तो इसके लिए हम बॉर्डर को सेट कर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर सेट करेंगे। तो अभी के लिए मेरा H1 पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है, बट जैसे ही मैं इसकी विड्थ को सेट कर दूंगी, विड्थ को सेट कर देंगे 33.33%, सेव एंड रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, अब मेरा H1 कितनी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है, ये 1/3 विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहा है स्क्रीन की। अगर मैं चाहती हूँ आधी स्क्रीन को ऑक्यूपाई करे तो इसको मैं लिख दूंगी 50%। तो मेरा H1 अब आधी स्क्रीन की विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहा है 50% ऑफ द स्क्रीन। तो ये जो परसेंटेज से विड्थ हुआ है ये पेरेंट के रिलेशन में हुआ है। पेरेंट क्या था, पेरेंट पूरी बॉडी थी HTML की, क्योंकि H1 का पेरेंट पूरी बॉडी है, H1 के बाहर बॉडी है, और बॉडी क्या करती है, स्क्रीन की 100% विड्थ को लेती है। मैंने कहा पेरेंट का 50% चाहिए मुझे, मतलब स्क्रीन का आधा चाहिए। तो H1 ने क्या किया, स्क्रीन के आधे को ऑक्यूपाई कर लिया एज इट्स कंटेंट पार्ट। अब हम चाहें तो ये सेम चीज़ हम मार्जिन के अंदर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं एक नया एलिमेंट बनाऊंगी डिव, एंड इस आउटर डिव के अंदर मैं एक इनर डिव को क्रिएट करने वाली हूँ। इसको हम ID दे देते हैं आउटर, एंड इस डिव को हम ID दे देते हैं इनर। इसको करते हैं सेव। स्टाइल के अंदर जाकर आउटर को मैं कुछ स्टाइलिंग सेट करने वाली हूँ। लेट्स सपोज इसके लिए हम हाइट सेट कर लेते हैं करीबन 100 पिक्सल्स के अराउंड, एंड विड्थ भी सेट कर लेते हैं 100 पिक्सल्स के अराउंड। इनर जो मेरा डिव है इसके लिए मैं अपनी हाइट सेट करने वाली हूँ, लेट्स सपोज 40 पिक्सल्स, एंड विड्थ भी सेट करेंगे
40 पिक्सल्स। अब इन दोनों को हम बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। आउटर वाला जो डिव है उसको मैंने बैकग्राउंड दिया है, लेट्स सपोज पिंक कलर का बैकग्राउंड दे देते हैं, और इनर वाले को हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कॉर्नफ्लावर ब्लू। इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरा एक आउटर डिव बना है, ये मेरा एक इनर डिव बना है। हम चाहें तो थोड़ा सा और इनको साइज में इंक्रीज कर सकते हैं, इसको 400 कर देते हैं, इसको हम 100 कर देते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरा आउटर डिव है, इसके अंदर मेरा एक इनर डिव क्रिएट हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा आउटर डिव है इसकी जो भी मार्जिन है इस पर एक मार्जिन सेट कर देते हैं। लेट्स सपोज आउटर जो डिव है इसको मैंने मार्जिन दी है 50 पिक्सल्स के इक्वल, सेव, रिफ्रेश। तो अब इसकी मार्जिन को हम एनालाइज भी कर सकते हैं, इंस्पेक्ट करेंगे जब आउटर डिव के लिए, तो इसकी मार्जिन मुझे दिखाई दे रही है, ये है आउटर डिव की मार्जिन। आउटर डिव की मार्जिन में लेफ्ट की तरफ 50 पिक्सल्स है, टॉप में 50, बॉटम में 50 एंड राइट की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन है। क्यों? क्योंकि एक ब्लॉक एलिमेंट है डिव अपने आप में। अब मैं अगर चाहती हूँ कि ये जो मेरा इनर वाला डिव है, यानी ये जो मेरा छोटे वाला डिव है जो अंदर की साइड मैंने नेस्ट करके लिखा है चाइल्ड डिव, इसको मैं कोई भी मार्जिन देना चाहती हूँ और वो मार्जिन मैंने देना चाहती हूँ आउटर डिव की हाइट के रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में लिखा है कि मार्जिन लेफ्ट को मैं सेट करना चाहती हूँ 50%, तो ये रिलेटिव होगा पेरेंट के साइज से। पेरेंट के साइज कहने का मतलब है कि इसके हाइट या विड्थ के साथ रिलेशन में हम मार्जिन को सेट करते हैं। तो अभी पेरेंट की हाइट क्या है 400 पिक्सल्स, विड्थ क्या है 400 पिक्सल्स, और मैं चाहती हूँ कि इनर वाला जो चाइल्ड डिव है उसकी मार्जिन पेरेंट का जो भी साइज है उसका 50% हो जाए। 50% क्या होगा, 400 का 50% होता है 200 पिक्सल्स। तो मैं चाहती हूँ इसकी जो मार्जिन लेफ्ट से आए वो 50% हो जाए। 50% की जगह थोड़ा सा और छोटा करते हैं, 10% हो जाए। 10% क्या होता है 400 का, दैट इज इक्वल टू 40। इसको करेंगे रिफ्रेश, तो अब ये क्या हुआ, बॉक्स मेरा मूव कर गया एंड बॉक्स के पास अब क्या आ गई, मार्जिन लेफ्ट में आ गई। कितनी मार्जिन आई है लेफ्ट के अंदर से, इसको ऑब्जर्व करें तो 40 पिक्सल्स की मार्जिन आ गई है। तो परसेंटेज की मदद से क्या हुआ, अगर मुझे किसी इनर चाइल्ड के अंदर कोई प्रॉपर्टी सेट करनी है, जैसे मार्जिन लेफ्ट ऐसी प्रॉपर्टी है जो आउटर वाले के साइज के हिसाब से सेट होती है, तो 10% मुझे साइज के हिसाब से मार्जिन लेफ्ट सेट करना था। 400 पिक्सल का 10% क्या होता है, वो होता है 40 पिक्सल्स, तो उतना सेट हो गया। अगर यहाँ पर 300 एंड 300 होता तो अब 10% कितना हो जाता, 30 पिक्सल्स। इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश। तो अब मैं अगर इसकी मार्जिन को ऑब्जर्व करूं तो अब मार्जिन का साइज कितना है, मार्जिन का साइज है 30 पिक्सल्स के इक्वल। तो जितना भी हम पेरेंट के साइज के रिलेटिव में अपनी प्रॉपर्टीज को, अलग अलग प्रॉपर्टीज को सेट करना चाहते हैं वो हम सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज। नेक्स्ट जिस यूनिट की हम बात करने वाले हैं इसको हम कहते हैं एम। इसको प्रोनाउंस करेंगे जैसे हम एम को बोलते हैं वैसे ही हम इसको एम बोलने वाले हैं। अब एम यूज होता है रिलेटिव टू फॉन्ट साइज सेट करने के लिए, यानी जो भी आपके पेरेंट का फॉन्ट साइज है उसके रिलेशन में आप अगर अपनी प्रॉपर्टीज को सेट करना चाहते हैं या अपने ही फॉन्ट साइज के रिलेशन में प्रॉपर्टीज को सेट करना चाहते हैं तो हम एम को यूज करते हैं। जब भी हम टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज को हम टाइपोग्राफिकल प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, जैसे फॉन्ट साइज हो गया, जैसे फॉन्ट वेट हो गया। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को जब हम पेरेंट के फॉन्ट साइज के रिलेशन में सेट करना चाहते हैं, या फिर दूसरी प्रॉपर्टीज जैसे विड्थ हो गया, जैसे पैडिंग हो गया, जैसे मार्जिन हो गया, इन सारी प्रॉपर्टीज को जब हम अपने ही फॉन्ट साइज के रिलेशन में सेट करना चाहते हैं तो फिर हम एम यूनिट का यूज करते हैं। तो एम्स को समझने के लिए मैं एक डिव एलिमेंट बनाऊंगी एंड उसके अंदर मैं एक और डिव को क्रिएट करूंगी। आउटर जो डिव है उसको हम आईडी दे देते हैं आउटर के इक्वल, एंड इनर डिव की जो आईडी है उसको हम सेट करने वाले हैं इनर के इक्वल। आउटर डिव को मैं कुछ टेक्स्ट दे देती हूँ, दिस इज आउटर, एंड इनर के लिए भी हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पर, दिस इज इनर। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये आउटर इनर है। अब इन दोनों के लिए हम कुछ कुछ स्टाइलिंग सेट करने वाले हैं। आउटर के लिए मैं इसको एक हाइट देने वाली हूँ टू लेट्स सपोज 400 पिक्सल्स, एंड इसको हम एक विड्थ सेट कर देंगे ऑल्सो टू 400 पिक्सल्स। इसके अलावा इसको हम एक बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर में देने वाली हूँ 2 पिक्सल्स का सॉलिड ब्लैक, सेव। एंड सिमिलरली इनर के लिए कुछ प्रॉपर्टीज सेट करने वाले हैं। इनर को भी हम हाइट दे देंगे, लेट्स सपोज 100 पिक्सल्स की हम इसको हाइट दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं इसको 100 पिक्सल्स की, एंड उसके साथ साथ इसके लिए हम कोई एक बैकग्राउंड कलर इसका सेट कर देते हैं, कॉर्नफ्लावर ब्लू सेट कर देते हैं। यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं टू पिंक। इसको कर देते हैं सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरा आउटर डिव है एंड ये ब्लू कलर में मुझे मेरा इनर डिव दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं आउटर डिव के लिए इसका फॉन्ट साइज सेट करती हूँ, तो फॉन्ट साइज अगर मैंने इसके लिए सेट किया है लेट्स सपोज
20 पिक्सल मैंने सेट किया, इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश। तो आउटर डिव का फॉन्ट साइज भी 20 पिक्सल्स है एंड इनर डिव का फॉन्ट साइज भी 20 पिक्सल्स है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट दोनों सेम रहेंगे। एंड इंस्पेक्ट अगर हम करें तो मैं यहाँ देख भी सकती हूँ आउटर डिव का पॉपअप दिखा रहा है 20 पिक्सल्स, इनर डिव का भी 20 पिक्सल्स। अब अगर मैं चाहती हूँ कि इनर डिव का फॉन्ट साइज आउटर डिव के फॉन्ट साइज के कंपैरिजन में रिलेशन में चेंज हो, तो अगर मुझे इनर डिव का फॉन्ट साइज आउटर डिव से डबल चाहिए तो उसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, उसके लिए मैं लिख सकती हूँ 2m यानी डबल, 3m यानी ट्रिपल, 4m यानी 4 टाइम्स। अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं तो आउटर डिव का फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स है पर इनर डिव का फॉन्ट साइज मुझे 40 पिक्सल्स मिल गया है, यानी ये फॉन्ट साइज एग्जैक्टली डबल होकर मेरे पास आया है। सिमिलर वे में मैं चाहूं तो इसको 1.5 टाइम्स भी कर सकती हूं। सेव करके रिफ्रेश किया तो आउटर डिव अगर 20 है तो इनर डिव मेरे पास 30 पिक्सल्स है। मैं इसको हाफ भी कर सकती हूँ, हाफ करना यानी 0.5, हाफ यानी 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5m। इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश। तो आउटर डिव का फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स है तो इनर डिव का फॉन्ट साइज अब मेरे पास 10 पिक्सल्स है। तो इस तरीके से मेरे पास m काम करते हैं। अब यहाँ पर तो मैंने पेरेंट के फॉन्ट साइज के रिलेशन में बताया है, मैं चाहूँ तो इनर के लिए ऐसी प्रॉपर्टी भी सेट कर सकती हूँ जो इसी के फॉन्ट साइज के रिलेशन में हो। इसकी पैडिंग को हम सेट कर सकते हैं, लेट्स सपोज टू 1m। 1m कहने का मतलब है कि जितना इस इनर डिव का फॉन्ट साइज है उतनी ही इसकी पैडिंग हो जाएगी। अभी इनर डिव का फॉन्ट साइज है 10 पिक्सल्स के इक्वल, तो इसकी पैडिंग भी 10 पिक्सल्स के इक्वल सेट हो जाएगी। इसको करेंगे रिफ्रेश एंड अब अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं तो यहाँ पर क्लिक करने पर मैं इसकी पैडिंग ऑब्जर्व कर सकती हूँ, जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है, चारों डायरेक्शंस में 10 पिक्सल्स के इक्वल। एंड 10 पिक्सल्स ही क्या है, 10 पिक्सल्स ही इसका फॉन्ट साइज है। अब अगर यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज को सेट कर दूँ 10 पिक्सल्स एंड यहाँ पर मैं इसको सेट करूँ 3m के इक्वल, तो यहाँ पर 10 पिक्सल्स है मतलब उसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा 30 पिक्सल्स के इक्वल। एंड उसी हिसाब से मैं अपनी पैडिंग को चेंज कर सकती हूँ। इसको किया सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरे आउटर डिव का फॉन्ट साइज है 10 पिक्सल्स, इनर डिव का कितना हो जाएगा, उसी के रिलेशन में 3 टाइम्स, 3m यानी 30 पिक्सल्स के इक्वल, जो हमें दिख भी रहा है। अब अगर मैं इनर डिव की पैडिंग को सेट करना चाहती हूँ तो वो इसी के फॉन्ट साइज के रिलेशन में सेट होगी। रिलेटिव में जितना मेरा फॉन्ट साइज है उतनी पैडिंग सेट होगी, क्योंकि 1m लिखा है तो पैडिंग कितनी सेट हुई है, पैडिंग सेट हुई है 30 पिक्सल्स के इक्वल चारों डायरेक्शंस में। मैंने क्या किया, मैंने अपना एक आउटर डिव बनाया था, आउटर डिव को मैंने फॉन्ट साइज कितना दिया, फॉन्ट साइज दिया इसको मैंने 10 पिक्सल्स के इक्वल। उसके बाद मैंने अंदर की तरफ एक इनर डिव बनाया, इनर डिव को मैंने कितना फॉन्ट साइज दिया, इनर डिव को मैंने फॉन्ट साइज दिया 3m यानी जो मेरे आउटर डिव का फॉन्ट साइज है उसका 3 टाइम्स यानी 30 पिक्सल्स हो गया इसका फॉन्ट साइज। अब मैं इसके साथ एक प्रॉपर्टी सेट कर रही हूं, इसकी पैडिंग को मैंने क्या किया, इनर डिव की पैडिंग मैंने दे दी em यानी 1m। अब 1m यानी पैडिंग एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एलिमेंट के ही फॉन्ट साइज के हिसाब से सेट होती है, पेरेंट के फॉन्ट साइज के हिसाब से सेट नहीं होती। तो पैडिंग के लिए मैंने क्या किया, 1m अगर मैं कह रही हूं तो 1m यानी 1 टाइम्स माय फॉन्ट साइज। इनर एलिमेंट का फॉन्ट साइज क्या है 30 पिक्सल्स, तो मेरी पैडिंग भी कितनी हो जाएगी, पैडिंग भी हो जाएगी 30 पिक्सल्स के इक्वल। इसीलिए इसने लेफ्ट में 30 दे दिया, बॉटम में 30 दे दिया, राइट में 30 दे दिया एंड मुझे टॉप के अंदर भी 30 पिक्सल्स का साइज दे दिया। तो जब भी मुझे अपने पेरेंट के फॉन्ट साइज के हिसाब से अपनी टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टी सेट करनी होती है या अपने फॉन्ट साइज के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी सेट करनी होती है, जैसे विड्थ हो गया, जैसे पैडिंग हो गई, इसी तरीके से हम मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, हम m यूनिट का यूज कर रहे होते हैं। अब हम एम्स के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। मैं क्या करूंगी, इन डिव्स को हटाकर मैं एक बटन को क्रिएट करने वाली हूँ। अब इस बटन के ऊपर मैं लिखने वाली हूँ क्लिक मी, इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरा एक बटन सिंपली मुझे दिखाई दे रहा है। अब इस बटन के लिए मैं अपनी कुछ स्टाइलिंग सेट कर सकती हूँ। लेट्स सपोज बटन के लिए मैंने इसका फॉन्ट साइज जो है उसको सेट किया है 50 पिक्सल्स के इक्वल। सेव किया, रिफ्रेश, तो ये थोड़ा सा बड़ा बटन मेरे पास हो गया। इसके लिए अब हम चाहें तो इसके बॉर्डर की जो रेडियस है उसको भी थोड़ा सा 5 पिक्सल से राउंडेड बना सकते हैं, तो थोड़े से राउंडेड एजेस आ गए। थोड़े से और राउंडेड एजेस चाहिए तो 15 पिक्सल, सेव, रिफ्रेश, तो और थोड़े से राउंडेड एजेस आ गए। मैं चाहूँ तो बॉर्डर भी सेट कर सकती हूँ। बॉर्डर सेट कर लेते हैं 5 पिक्सल्स, सॉलिड ग्रीन कलर का मुझे बॉर्डर चाहिए, सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरे पास मेरा ये बटन आ गया है। अब मैं चाहती हूँ इसके लेफ्ट और राइट में थोड़ी सी पैडिंग की स्पेस क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए मैं एक पैडिंग की स्पेस क्रिएट कर देती हूँ। लेट्स सपोज मैंने पैडिंग दे दी है 20 पिक्सल्स की, सेव, रिफ्रेश। तो ये लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम हर डायरेक्शन में पैडिंग आ गई है, बट मुझे सिर्फ लेफ्ट और राइट के अंदर चाहिए, तो मैं लिख देती हूँ पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल्स एंड उसके साथ साथ पैडिंग राइट
20 पिक्सल, सेव, रिफ्रेश। तो लेफ्ट और राइट में मेरे पास पैडिंग आ गई। अब कल को अगर मेरा जो बटन है इसका मैं साइज बढ़ा देती हूँ, यानी इसका फॉन्ट साइज 50 की जगह कल को बढ़ के लेट्स सपोज 100 पिक्सल्स के इक्वल हो गया है, रिफ्रेश। तो क्या हुआ, इसकी जो लेफ्ट और राइट वाली स्पेस थी वो कम हो गई। पहले स्पेस ज़्यादा थी, अब स्पेस कम हो गई है इन रिलेशन। और अगर ये बटन कल को छोटा हो जाता है, लेट्स सपोज 10 पिक्सल्स का मेरे पास बटन हो जाता है फॉन्ट साइज, तो क्या हुआ, इसकी स्पेस बढ़ गई। पर मुझे क्या चाहिए, जितना बड़ा मेरा फॉन्ट साइज हो जाए उतनी ज़्यादा स्पेस भी बढ़े, और जितना कम मेरा फॉन्ट साइज हो जाए उतनी कम स्पेस बढ़े। तो उस रिलेशन में मैं अपनी पैडिंग को कंट्रोल करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, उसके लिए 20 पिक्सल की जगह मैं अपनी पैडिंग को सेट कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ एम्स, कि मैं हमेशा चाहती हूँ मेरी स्पेस जो है, मेरी पैडिंग जो है वो 1 एम के इक्वल रहे। 1 एम कहने का मतलब है कि फॉन्ट साइज अगर 50 पिक्सल्स का है तो लेफ्ट में भी 50 पिक्सल्स होना चाहिए, राइट के अंदर भी 50 पिक्सल्स होना चाहिए। इसको करेंगे सेव एंड रिफ्रेश। तो 50 पिक्सल्स की ही स्पेस लेफ्ट में है, 50 पिक्सल्स की पैडिंग मेरे पास राइट में है। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं इंस्पेक्ट करके। जब मैं बटन पर जाऊंगी तो ग्रीन कलर का जो मेरा हाईलाइटेड एरिया है उसके अंदर पैडिंग लेफ्ट में भी 50 है एंड राइट में भी मेरे पास 50 है। तो इस तरीके से हम एम्स को यूज कर सकते हैं रिलेटिव टर्म्स में अपने जो स्पेस है या अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सेट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले एम्स के एक ड्रॉबैक की, विच इज अ स्नोबॉलिंग इफेक्ट इन नेस्टेड एलिमेंट्स। स्नोबॉलिंग इफेक्ट क्या होता है, अगर हमने बड़े से मूवीज़ के अंदर या कभी डिस्कवरी चैनल के ऊपर देखा होगा तो बड़े से स्नो के जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ लगी होती है एंड ऊपर से अगर छोटी सी बर्फ़ का गोला अगर नीचे गिरने लगता है तो धीरे 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 क्या होता है, वो बड़ा होने लगता है। इसको हम स्नोबॉलिंग इफेक्ट कहते हैं, जो हमें एम्स के अंदर देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, index.html के अंदर मैं एक सेक्शन बनाऊंगी। सेक्शन के अंदर मैं 3 डिव्स को क्रिएट करूंगी और ये तीनों डिव्स एक के अंदर एक नेस्टेड डिव्स हैं। तीनों डिव्स को मैंने क्रिएट कर दिया। बाहर के लिए मैं कुछ टेक्स्ट लिखूंगी कि ये मेरा सेक्शन है। डिव के अंदर लिखूंगी दिस इज डिव 1। डिव 2 के अंदर लिखूंगी ये मेरा डिव 2 है एंड डिव 3 के अंदर मैं लिखने वाली हूँ दिस इज माई डिव 3। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अभी के लिए क्या है, मेरे नॉर्मली मुझे सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। तो ये मेरा सेक्शन है, ये मेरा डिव 1 है, ये मेरा डिव 2 है, ये मेरा डिव 3 है। अभी सबका जो फॉन्ट साइज है वो सेम है। अब मैं स्टाइल के अंदर जाकर क्या करूंगी, अगर मैं सिंपली सारे के सारे जो डिव्स हैं इनके लिए अगर इनका फॉन्ट साइज सेट करती हूँ टू 1 एम तो चीज़ें नॉर्मली चलेंगी। पर अगर मैंने गलती से इनका फॉन्ट साइज अगर 2M सेट कर दिया तो उस केस में क्या होगा, रिफ्रेश करने पर जो भी मेरे सेक्शन का साइज था, मतलब पेरेंट का साइज था, इसके डबल डिव 1 का हो जाएगा। डिव 1 के डबल फॉन्ट साइज मेरे डिव 2 का हो जाएगा और डिव 2 के डबल फॉन्ट साइज मेरे डिव 3 का हो जाएगा। तो एक तरीके से क्या हुआ, मेरा फॉन्ट साइज अंदर वाले लेवल्स में बड़ा होता चला गया, जो कि मुझे चाहिए भी नहीं था। मैं चाहती थी सबका फॉन्ट साइज सेक्शन के इक्वल हो जाए। जैसे अगर यहाँ पर मैंने सेक्शन को लेट्स सपोज फॉन्ट साइज दिया है 25 पिक्सल्स के इक्वल, सेव रिफ्रेश। तो 25 पिक्सल्स अगर इसका फॉन्ट साइज है तो मुझे चाहिए 25 पिक्सल्स, ऑल्दो थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसे हम 15 कर लेते हैं। अगर सेक्शन का फॉन्ट साइज 15 पिक्सल्स है तो डिव 1 का भी 15 या डबल अगर है तो 30 होना चाहिए, इसका भी 30, इसका भी 30। बल्कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो एक दूसरे का डबल ले रहे हैं। अब ये होता है स्नोबॉलिंग इफेक्ट। अब ये रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकता है। अगर मैं 0.5 कर दूं तो फॉन्ट साइज अब आधे आधे होते चले जाएंगे। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं एंड थोड़ा सा जूम करूं तो सेक्शन का जितना था उसका आधा डिव 1 का है, डिव 1 का आधा डिव 2 का है, डिव 2 का आधा फॉन्ट साइज डिव 3 का हो गया। अब इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें जरूरत पड़ी एक और नई यूनिट की, एंड इस यूनिट को हम कहते हैं रेम्स। रेम्स का मतलब होता है रूट एम, यानी अब जो प्रॉपर्टी सेट होगी वो रूट एलिमेंट के फॉन्ट साइज के रिलेशन में सेट होगी। अभी तक किसके रिलेशन में सेट हो रही थी, एम्स के लिए जो प्रॉपर्टी सेट होती है वो मेरे पेरेंट के या फिर सेल्फ के रिलेशन में सेट होती है। बट रेम्स के अंदर जो प्रॉपर्टी सेट होती है वो मेरे रूट एलिमेंट के, रूट एलिमेंट यानी अगर मैंने बाहर एक सेक्शन बनाया है और सेक्शन के अंदर एक डिव है और डिव के अंदर एक और डिव है और डिव के अंदर एक और डिव है, तो इन सब के लिए रूट होगा जहां से शुरुआत हुई, मतलब मेरा सेक्शन वाला एलिमेंट। तो अब अगर मैं इनके लिए यहां पर सिर्फ
0.5 m की जगह 0.5 रेम सेट कर देती हूं, तो इसको करेंगे सेव एंड रिफ्रेश। क्योंकि सेक्शन मेरा रूट एलिमेंट है, div1, div2, div3 या इसके अंदर कितने भी लेवल्स में आप चले जाते, सबके जो फॉन्ट साइजेस हैं वो इसके हाफ हो जाते। एंड सिमिलरली अगर मैं यहां पर 2 रेम कर देती एंड रिफ्रेश करते तो div1, div2, div3 सबके जो फॉन्ट साइजेस हैं वो मेरे सेक्शन वाले यानी मेरे रूट एलिमेंट के डबल सेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने 3 रिलेटिव यूनिट्स को कवर किया है, जिसमें सबसे पहले आ गया हमारा परसेंटेज, दूसरे आ गए हमारे m जो क्या करता है, जो पेरेंट या सेल्फ के रिलेटिव में सेट करता है प्रॉपर्टीज को, एंड तीसरा हमने पढ़ा है रेम जो रूट एलिमेंट के फॉन्ट साइज के रिलेटिव में सेट करता है प्रॉपर्टीज को। तो ये सबसे 3 मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिलेटिव यूनिट्स हैं जिनको हम डिफरेंट चीजों की साइजिंग सेट करने के लिए यूज करने वाले हैं CSS के अंदर।